कैपिटल के एलीट सोशल सर्कल्स में ये बात कोई सीक्रेट नहीं थी। जैंग फैमिली की यंग लेडी को सीवियर बाइपोलर डिसऑर्डर और हाइपरएक्यूसिस है, यानी आवाजों से उसे भयंकर तकलीफ होती है। जो भी उससे मिलने आता था वो घुटनों के बल चलकर आता था, क्योंकि जमीन की एक छोटी सी आवाज भी उसे पागल कर देती थी। और तभी मुझे पता चला कि मेरे अपने माँ बाप ने अपना कर्ज उतारने के लिए मुझे एक ही रात में गांव से बुलवा लिया। 18 साल गांव में पला था मैं, और अब उन्होंने मुझे उस यंग लेडी के हवाले कर दिया था। पहले ही दिन बटलर ने मुझे जांग फैमिली के रूल्स समझाए। वो कहने लगा, सबसे पहला और सबसे जरूरी रूल ये है कि यहाँ कोई भी आवाज बिल्कुल अलाउड नहीं। यंग लेडी की हियरिंग एकदम एबनॉर्मल लेवल पर सेंसिटिव है। कोई भी तेज आवाज उसे एकदम इरिटेटेड और एग्रेसिव बना देती है। पिछली बार जो सर्वेंट ने कप तोड़ा उसे पीछे पहाड़ में भेड़ियों के आगे फेंक दिया गया था। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया, चेहरा और भी फीका पड़ गया। बटलर ने हाथ उठाया और सीधे अंधेरी सीढ़ियों के एंड में एक जगह की तरफ पॉइंट किया, और तभी उसने कहा, तीसरी मंजिल पर जाना बिल्कुल मना है। वो एक फॉरबिडन एरिया है। चाहे ऊपर से कुछ भी सुनाई दे, तुम ऊपर मत जाना जब तक तुम जीना बंद नहीं करना चाहते। बटलर की वार्निंग में कोई इमोशन नहीं था, बिल्कुल रोबोटिक था, लेकिन वो किसी भी मारपीट या धमकी से ज्यादा रीढ़ की हड्डी ठंडी कर देने वाली थी। मैंने सीधा ही सिर हिला दिया, लेकिन बात दिमाग में घुस गई। बटलर मेरे इस कॉम्प्लायंस से सैटिस्फाइड लगता था। वो मुझे दूसरी मंजिल के कॉरिडोर के एंड में एक गेस्ट रूम में ले गया। मिस्टर हु, रात अच्छी गुजरे। याद रहे, रात को बाहर मत निकलना। डोर बंद हुआ और बटलर की वो बेजान मुर्दा आंखें पर्दे के पीछे चली गईं। रूम बहुत बड़ा था, लेकिन अंदर सिर्फ एक बेड और एक कैबिनेट था। बिल्कुल एक मॉर्चुरी जैसी ठंड और उदासी थी वहां। मैंने मेन लाइट जलाने की हिम्मत नहीं की, सिर्फ एक धीमी पीली बेड साइड लैंप जली रहने दी। हॉट शॉवर नहीं लिया मैंने, डर था कि पानी की आवाज बहुत तेज न हो जाए। मैंने एक टैबू तोड़ दिया था। मैंने सिर्फ एक स्पेशल क्लॉथ से अपने बाल और बदन जल्दी से साफ किया और अपना लॉन्ग स्लीव्ड कॉटन पायजामा सेट पहन लिया। ये कपड़े मैं अपने साथ लाया था। मैंने उन्हें अपनी खास कैल्मिंग इंसेंस से सुवासित किया था। सिर्फ जब मैं इस जड़ी बूटियों की हल्की खुशबू को सांस में लेता हूँ, तभी मेरा दिल जो हमेशा हाथ में आया रहता है थोड़ा सेटल हो जाता है। मैं रजाई में घुस गया। हाथ बांधकर मैंने खुद को तसल्ली देनी शुरू की, जैसे कोई अपने दिमाग को हिप्नोटाइज कर रहा हो। हाँ, गु यानकिन, कर्ज उतारा, निकल जाऊंगा यहां से। खिड़की के बाहर बिजली कड़की। रात बहुत बेचैन थी, और तभी कुछ वक्त बाद, पता नहीं कब, रात के अंधेरों में एक जोरदार धमाका हुआ। कहीं से भी नहीं आया था वो। डेड ऑफ नाइट में एक एक्सप्लोजन जैसी आवाज। बिजली की कड़क नहीं थी ये, लगता था कोई भारी चीज थी, किसी चीज के दीवार से टकराने की आवाज, इतनी फोर्स के साथ जो सब कुछ तोड़ देने के लिए काफी थी। मैं झटके से उठ गया। पूरा बदन एक झटके में बेड पर सीधा हो गया। रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला कि अगले ही पल एक और तेज क्रैक की आवाज आई। महंगी पोर्सिलेन की जमीन पर गिराए जाने की आवाज, उसके 1000 टुकड़ों में बिखर जाने की आवाज। आवाज सीधा तीसरी मंजिल से आ रही थी, बिल्कुल ऊपर से। और तभी इन सब के बीच से एक औरत की चीख फूट पड़ी, सीधे फ्लोरबोर्ड्स को चीरती हुई नीचे तक आ रही थी। आवाज भारी थी और बिल्कुल टूट टूट के आ रही थी, जैसे कोई दर्द की हदों में दब चुका हो, टूटने के कगार पर हो, एकदम जैसे कोई जंगल का जानवर पिंजरे में बंद हो और वो बिल्कुल अपना होश खो चुका हो। डैन युएन एस्टेट, जो पहले एक कब्र की तरह खामोश था, अचानक जिंदा हो गया। पूरे विला की सारी लाइट्स एक साथ जल उठी। कॉरिडोर में किसी ने दबे कदम रखे, लेकिन फिर भी उनकी आवाज गूंज रही थी। मैं बेड के कोने में रजाई में लिपटकर सिर छुपाकर कांप रहा था, बिल्कुल बुरी तरह। फ्लोरबोर्ड्स के पार से भी मैं महसूस कर सकता था उस औरत का भयंकर गुस्सा और सब कुछ बर्बाद कर देने की उसकी ख्वाहिश। तो ये है वो लीजेंडरी यंग लेडी ऑफ द गोल्डन सर्कल। तो ये है वो फॉरबिडन प्लेस जिसका जिक्र बटलर ने किया था। दरवाजे के बाहर से मुझे एक नौकरानी की दबी सिसकियां सुनाई दे रही थीं और बटलर की जल्दी में दबी आवाज जो सेडेटिव मांग रहा था, जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ। यंग लेडी को फिर से एपिसोड आ गया है। बटलर, कोई ऊपर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। ऊपर जाना तो सीधा मौत को दावत देना है। सुसाइड मिशन भी हो तो किसी को तो जाना पड़ेगा, वरना हम सब मर जाएंगे। इस हल्ला गुल्ला में मैंने हवा में कुछ महसूस किया। एक हल्की सी खुशबू हवा में फैलने लगी। मैंने अपनी बाहों में एक छोटी सी मेडिसिन बॉक्स थामी।
जिंदगी की तरह उसे पकड़े हुए। उसकी उंगलियों के पोर पकड़ की वजह से सफेद पड़ गए। कॉरिडोर में एकदम कैओस था। मैंने दरवाजा खोला। सीढ़ियों के ऊपर कुछ नौकरानियां यूनिफॉर्म में एक साथ झुंड में खड़ी थीं। उनके चेहरे बिल्कुल सफेद पड़ गए थे। हाथों में ट्रे थी और ट्रे पर मेडिसिन बाउल रखे थे। हाथ कांप रहे थे तो बाउल भी आपस में खनक रहे थे। शेंसू सॉन्ग। मैं नहीं जाना चाहती ऊपर। पिछली बार फेई फेई गया था तो उसका सिर फूट गया था। मैं भी नहीं जाऊंगा। यंग लेडी के हाथ में अभी चाकू है। सब सर्वेंट एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। कोई पहला कदम नहीं उठाना चाहता था। बूढ़ा बटलर एक तरफ खड़ा था, चेहरा बिल्कुल टाइट और सीरियस। उसका चेहरा इतना घनघोर था जैसे अभी बारिश होने वाली हो। अचानक उसकी नजर मुझ पर पड़ी, जो दरवाजे में खड़ा था, और तभी मैं अंदर ही अंदर घबरा रहा था। उसी पल बटलर की पहले की मुर्दा आंखों में एक चमक आई और वो तेजी से मेरे पास आया। उसने मुझे रिएक्ट करने का मौका भी नहीं दिया। उसने ट्रे सीधा नौकरानी के हाथ से झपट ली और मेरे हाथों में थमा दी। दवा तपता हुआ था। गर्मी से उंगलियां झनक गईं, लेकिन मैंने पकड़ नहीं छोड़ी। बटलर की आवाज ठंडी और सख्त थी। उसकी टोन में इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। मिस्टर गू, अब जो तुम जांग रेजिडेंस में आ गए हो, तुम्हें जांग फैमिली के रूल्स सीखने पड़ेंगे। यंग लेडी का सिर दर्द उठा हुआ है। ये सेडेटिव्स और कैल्मिंग सूप है, ऊपर ले जाओ। मैंने उसे अविश्वास से घूरा। लेकिन आपने अभी कहा था कि तीसरी मंजिल ऑफ लिमिट्स है, तो फिर मिस्टर गू और उनके परिवार ने तुम्हें यहाँ भेजा ही क्यों? तुम सब जानते हो। अगर आज रात यंग लेडी को कुछ भी हो गया, क्या सच में तुम्हें लगता है गू फैमिली को कभी उनका पैसा वापस मिलेगा? वो बातें एक थप्पड़ की तरह लगीं सीधा चेहरे पर। मैं कर्ज की अदायगी था। टूटा तो बदला जा सकता था, मरा तो कीमत चुका दो। लेकिन जांग वेनेन को कुछ नहीं होना चाहिए था। मैंने हाथों में दवा देखी, फिर नजर उठाकर तीसरी मंजिल की अंधेरी सीढ़ियों की तरफ देखा। मैं जानता था मेरी आवाज कांपी, लेकिन मेरे पैर अपने आप आगे बढ़ गए। तीसरी मंजिल अंधेरी थी। एक कदम रखा और मैं अंदर था। ऐसा लगा जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गया। पीछे की रोशनी अंधेरे ने निगल ली। हवा में खून की भयंकर बू भरी थी और एक अजीब सी ठंड, जैसे किसी जंगल के जानवर की गुफा हो। बाहर खिड़की से बिजली की एक लकीर ने रात को चीर दिया। बिजली की सफेद अंधी रोशनी ने एक पल के लिए कमरे का कोना रोशन कर दिया। मैं हांफने लगा। यह कभी शीशे का खूबसूरत स्टडी रूम था, अब जैसे यहाँ टॉर्नेडो आया हो। मिंग डायनेस्टी की वो अनमोल ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलेन अब जमीन पर टुकड़ों का ढेर बन गई थी। कीमती महोगनी डेस्क उलटी पड़ी थी। दीवारों पर लगी किताबें तार तार हो चुकी थीं, लाशों की तरह बिखरी हुई हर जगह। और वो औरत कहीं नहीं दिखी। मेरा दिल गले में आ गया। हाथ में ट्रे थी, जितना हो सके पांव पर पांव रखकर चला। जमीन पर बिखरे मलबे से बचते हुए दवा उस कॉफी टेबल पर रख दी जो अभी भी सही सलामत थी। बस एक दो कदम और, सांस रोक ली, लेकिन जैसे ही ट्रे रखने वाला था, अंधेरों की खामोशी को एक हल्की सी तेज क्रैक की आवाज ने चीर दिया। मेरा पूरा बदन फ्रीज हो गया। मेरे पांव के नीचे एक पोर्सलेन का टुकड़ा था जो रह गया था। मेरे जूते के नीचे टूट गया था। आवाज जोर की नहीं थी, बाहरी बारिश से भी धीमी थी। लेकिन जांग वेनिंग के लिए, जिसे हाइपरक्यूसिस था, उसके लिए ये बिजली की कड़क से कम नहीं थी। अंधेरे की गहराइयों में जो सांस चल रही थी वो अचानक रुक गई। मेरा सिर झनझनाने लगा। वो डर जो तब होता है जब कोई खतरनाक शिकारी तुम्हें निशाने पर ले ले, एक पल में पूरे बदन में दौड़ गया। इंस्टिंक्ट से मैंने पीछे हटना चाहा, भागना चाहता था। एक बर्फ जैसी ठंडी आवाज अंधेरों में से आई। कौन है वहां? कुछ देख भी नहीं पाया था कि हवा का एक जोरदार झोंका खून की बू से भरा सीधा मेरे ऊपर आ गया। हाथ की ट्रे उड़ा दी गई। मेडिसिन बाउल जमीन पर बिखर गया। चीख निकलती उससे पहले ही एक बर्फ जैसा पीला हाथ मेरे गले के इर्द गिर्द कस गया। एक भयानक बेरहम ताकत ने मेरा पूरा बदन दीवार से दे मारा। बाहरी बिजली की एक और चमक में आखिरकार मैंने साफ देखा उस औरत को। काले कैमिसोल में उसकी नाजुक कॉलर बोन नजर आ रही थी। उसका चेहरा जो नॉर्मली कूल और नोबल रहता था, अब खतरनाक और टेढ़ा हो चुका था। उसकी दोनों आंखें बिल्कुल अनफोकस्ड थीं। सिर्फ एक भयानक लाल रोशनी थी उनमें। अक्ल के टूट जाने के बाद जो पागलपन आता है, ठीक वही दिख रहा था। इस वक्त जांग वेनिंग एक इंसान नहीं थी, वो एक शैतान थी। सीधा जहन्नुम की गहराइयों से निकलती एक शैतान। वो मुझे घूर रही थी, जैसे किसी बेजान चीज को देख रही हो। किसने तुझे अंदर आने दिया? मौत मांग रहा है क्या? जवाब मांगती वो। गले के इर्द गिर्द मेरा हाथ और कसता जा रहा था। मेरा चेहरा लाल हो गया। फेफड़ों की हवा थोड़ी थोड़ी खींची जा रही थी।
मैंने डेस्परेशन में उसका हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ एक वाइस ग्रिप था। 1 इंच भी नहीं हिला। मौत का डर मुझे खा रहा था, लेकिन जिंदगी बचाने की इंस्टिंक्ट जाग गई। चीखना चाहता था, मदद के लिए चीखना चाहता था, लेकिन जैसे ही आवाज निकलने वाली थी गले से, बूढ़े बटलर की वो भयानक वार्निंग एक बिजली की कड़क की तरह दिमाग में फटी। कोई आवाज नहीं निकालनी, वरना तुम चीख भी नहीं सकोगे मर के। चीखो और तुम और भी जल्दी मरोगे। मैंने चीख को वापस गले में दबोच लिया। दम घुटने से चक्कर आ रहा था। सिर्फ मेरा दायां हाथ था जो अभी भी हिल सकता था। कांपते हुए उसने अपनी पायजामा की जेब में हाथ डाला। यह मेरी आखिरी और इकलौती उम्मीद थी। एक स्टोरैक्स पिल, अंगूठे से भी छोटी, बीज वैक्स की गोली में बंद। मेरे दादाजी का पुराना नुस्खा था यह, उनके मरने से पहले का। खास तौर पर फाइनेंशियल फ्रेंजी और सोल लॉस सिंड्रोम के लिए बनाया था। प्रोसेस इतना पेचीदा था कि एंड में सिर्फ यही एक गोली बना पाया था मैं। हमेशा मेरे पास रहती थी, अपनी उंगलियों की टिप से, वो एक चीज जो मेरी जान बचा सकती थी। उस ठंडे वैक्स के खोल को टच किया, अपनी आखिरी ताकत से एक अचानक जोरदार मूवमेंट में वैक्स क्रश कर दिया। लेकिन एक ताजा ठंडी महक, फिर भी एक अजीब मीठी दूध जैसी जड़ी बूटियों की खुशबू, और एक पल में हम दोनों के बीच की बिल्कुल तंग जगह में फैल गई। मैं घबराकर सब कुछ भूल गया। टूटा हुआ इंसेंस पैलेट उठाकर सीधा जंग वेनिंग की नाक के नीचे दे मारा। उसी वक्त मेरा दूसरा हाथ उसकी सख्त गर्दन तक गया। सालों की मेडिकल प्रैक्टिस की मसल मेमोरी से काम लिया। कानों के पीछे दोनों थंपिंग स्लीप एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर बिल्कुल सही प्रेशर दिया। जंग वेनिंग के गले से एक दर्द भरी आवाज निकली। प्रेशर बंद करने की हिम्मत नहीं थी। साथ में खुशबू उसकी नाक में जाने दी और एक खास फिंगर टेक्निक यूज की। उसकी कनपटियों पर भी लगाकर दबाता रहा, उसकी तकलीफ की परवाह किए बिना। 1 सेकंड, 2 सेकंड, और फिर एक करिश्मा हुआ। वो अनोखी दवाई की खुशबू आक्रामक तरीके से कमरे में भरी खून और तंबाकू की बू को हराने लगी। जंग वेनिंग की उंगलियां जो कस रही थीं, पकड़ अचानक फ्रीज हो गईं, जैसे किसी ने पॉज बटन दबाया। उसकी सुर्ख और धुंधली आंखों में जो पागलपन भरा किलिंग इंटेंट था, वो आहिस्ता से मध्यम होने लगा। जंग वेनिंग के होंठ कांपे। एक आवाज इतनी भारी थी कि मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। सालों से जिस दर्द ने उसे सताया था, वो आखिरकार खत्म होने लगा था। उसकी जगह एक झकझोर देने वाला सुकून आया, जो उसकी रूह तक कांप गया। यह खुशबू इतनी महकदार है, बस थोड़ा और करीब आना चाहती हूँ। अगले पल गले से पकड़ पूरी तरह छूट गई। जंग वेनिंग ने हाथ छोड़ दिया। फिर वो औरत जो अभी जहन्नुम की शैतान थी, जैसे उसके बदन से सारी हड्डियां खींच ली गई हों। उसका बदन बिना किसी चेतावनी के सीधा आगे गिर गया। बस ताजा हवा की एक सांस ली थी कि खांसी से पहले ही अचानक वजन ने मुझे बिल्कुल बैलेंस से गिरा दिया। मैं गुड्डे की तरह मोटे ऊनी कारपेट पर बैठ गया और बेजिंग की हाई सोसाइटी की यह प्रिंसेस अब पूरी तरह मुझ पर पड़ी थी और उसका वो नोबल सिर मेरी गर्दन के मोड़ में धंस गया। मैं इतना डरा कि मेरा पूरा बदन अकड़ गया। मिस जैंग, मेरे हाथ हवा में थे, ना उसे हटा सकता था, ना पकड़ सकता था। नहीं, मैं भी महसूस कर सकता था। जंग वेनिंग का बदन भयानक रूप से जला हुआ था। ये उसके बाइपोलर एपिसोड से आया तेज बुखार था, लेकिन अभी वो अनमोल तौर पर सीधी थी। वो पागल जो नॉर्मली हाथ में छुरी लेकर सोता है, अभी एक प्यार भरी बिल्ली की तरह लगती थी। अपना गाल मेरी गर्दन से रगड़ रही थी, उस खुशबू का सोर्स ढूंढ रही थी। मैंने वो खुशबू वाली गोली अपने हाथ में क्रश की थी और मैं अभी अभी नहा के आया था। मेरे ऊपर पहले से एक हल्की नेचुरल खुशबू थी। दोनों खुशबुएं मिल गईं और बस ये जंग वेनिंग के लिए सबसे एडिक्टिव जहर बन गई जो उसने कभी सूंघा था। जंग वेनिंग की उंगलियों ने अपने आप पकड़ टाइटन कर ली और बाहें मेरी कमर के इर्द गिर्द लपेट लीं। मत हिलो, उसने गहरी सांस ली। नाक की टिप मेरी गर्दन की नस के साइड में प्रेस हो गई और एक संतुष्ट भरी गहरी सांस छोड़ दी। जिस तरह वो मेरी खुशबू ले रही थी, मेरी स्किन क्रॉल कर गई। मैं एक मसल भी हिलाने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ सेकंड गुजरे, लेकिन जो एक्सप्लोसिव रेज मैं सोचकर डर रहा था, वो कभी नहीं आया। उसकी जगह उसके कानों में आई उस औरत की सांस की आवाज आहिस्ता से स्थिर हो रही थी और उसकी कुछ भारी सांसों की भी आवाज। वो सो गई
इस स्टडी में जो उसने अभी बर्बाद किया था, एक जंग के मैदान जैसी स्टडी में उस अजनबी की बाहों में जिसे उसने लगभग गला घोंट दिया था, यह यंग लेडी जो सिवियर इंसोम्निया से तड़प रही थी। और बस ऐसे ही वो यंग लेडी जिसने मानो 3 दिन 3 रात नींद नहीं ली थी, सीधा सो गई। सुबह की पहली किरणें उस टूटी हुई फ्लोर टू सीलिंग खिड़की से अंदर आईं। जमीन पर बिखरे पुराने पोर्सिलेन के टुकड़ों पर रोशनी पड़ी और कोने में दोनों आकृतियां एक दूसरे में लिपटी थीं। मुझे टांग में एक भार की वजह से नींद खुली। नींद भरी आंखें खोली। पूरा बदन ऐसा दुख रहा था जैसे किसी ट्रक ने रौंद दिया हो। खास तौर पे टांग जो काफी देर से सुन्न हो चुकी थी, इतनी सुन्न कि लगता था वो मेरी है भी या नहीं। एक पल में सारी यादें वापस आईं और मैं हांफने लगा और मेरी जांघ पे काले बालों का एक सर था। ये जंग वार्निंग थी, कैपिटल की बदनाम सोशलाइट, जिसका नाम सुन के दिल दहल जाता था। अभी वो अपनी साइड पे कारपेट पे लेटी थी। सर मेरी गोद में था, चेहरा लगभग पूरा मेरे पेट में डूबा हुआ, गहरी नींद में थी। सांस लंबी और स्टेबल थी। रात को जो चेहरा भयानक और भयंकर था, सुबह की रोशनी में बीमार और फीका लगता था। सीधा सजनील लगती थी। अगर हमारे इर्द गिर्द बर्बादी को इग्नोर कर दो, ये सीन एक खूबसूरत पेंटिंग जैसा था। लेकिन मैं हिलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि मैंने देखा कि जंग वार्निंग का एक हाथ मेरी पजामा की कॉर्नर थामे था, छोड़ने से इनकार कर रहा था। क्या इसे स्किन हंगर कहते हैं? मैंने अंदर से ठीक लगाया। मैंने ध्यान से अपनी शर्ट का कॉर्नर उसकी वाइस जैसी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की। आहिस्ता आहिस्ता उंगलियां हिलाईं उसका हाथ खोलने के लिए। लेकिन जैसे ही मेरी उंगलियों की टिप्स ने उसके हाथ की पीठ छुआ, वो टाइटली बैंड फिनिक्स जैसी आंखें बिना वार्निंग के खुल गईं। मेरा दिल रुक गया, हाथ हवा में फ्रीज हो गया। पीछे खींचना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं थी। जाग गई। मैं डरा था कि ये पागल किसी भी पल दोबारा गला घोंट देगी। जंग वार्निंग ने कुछ नहीं कहा, वहीं लेटी रही। सर मेरी गोद में, एक भी मसल नहीं हिली। आंखें बिना झपकाए मेरे चेहरे पे टिकी थीं। मेरी टांगें बिल्कुल सुन्न हो चुकी थीं। इंस्टिंक्ट से पीछे खींचने की कोशिश की। जंग वार्निंग की भौहें थोड़ी सी उठ गईं। लगती थी डिस्प्लीज हो गई कि गर्म चीज उससे दूर हो रही थी। किसने कहा हिल सकते हो? अगले पल उसने कुछ ऐसा किया कि मेरा पूरा बदन फ्रीज हो गया। ना सिर्फ उठने से मना किया, बल्कि अचानक अपना हाथ उठा के मेरी कलाई पर कस लिया। मेरा पूरा बदन आगे खींच के, अचानक खींचे जाने से मेरा अपर बॉडी आगे झुक गया और चेहरा लगभग उसकी नाक से टकरा गया। मिस जंग वार्निंग ने मेरी घबराहट को इग्नोर किया। उसकी नाक की टिप मेरी कलाई की अंदर वाली पतली स्किन पे प्रेस हो गई और गहरा सांस लिया। वहीं पे मैंने रात को सूहे इंसेंस पिल क्रश की थी। पूरी रात गुजर जाने के बाद भी वो ताजा ठंडी जड़ी बूटियों की खुशबू अब भी मेरे स्किन के पोर्स में रची बसी थी। ये एक ऐसी खुशबू थी जो उसके दिमाग को शांत कर सकती थी। एक पल में जंग वार्निंग की आंखों की रोशनी मध्यम पड़ गई। उसकी आंखों में जो भयंकर पॉसेसिवनेस थी, अब छुपाए नहीं छुप रही थी। तो तुम थी इस पल में जो इतना एम्बिग्युअस था और फिर भी इतना खतरनाक। भारी स्टडी का दरवाजा बाहर से ध्यान से खोला गया। बूढ़े बटलर की दबी आवाज बाहर से आई। ध्यान से, बॉडी बैग तैयार है, अंदर जाते हैं, जल्दी करो, कारपेट पे खून मत लगने देना। इसके बाद बटलर जोंग फैमिली के प्राइवेट डॉक्टर के साथ अंदर आया, 2 बॉडीगार्ड्स के साथ जो स्ट्रेचर और क्लीनिंग सप्लाईज लिए थे, और वो पांव के पंजे पे चलते अंदर आए। सब अपने आप को तैयार कर रहे थे, जो देखने वाले थे। रात की इस तमाम हुल्ला गुल्ला के बाद गु येनलिन अब तक या तो जा चुका होगा, या उसकी गर्दन टूट चुकी होगी, या पोर्सिलेन के टुकड़ों ने उसका गला काट दिया होगा। लेकिन जब पूरा ग्रुप स्क्रीन के पीछे से कमरे में आया और साफ दिखा, सबके पांव अचानक रुक गए। बटलर की धुंधली बूढ़ी आंखें अविश्वास से फैल गईं। जबड़े की हड्डी नीचे गिरती लगी। डॉक्टर का स्टीथोस्कोप कारपेट पे गिरा। क्या दिखा उन्हें? बर्बादी के उस सेंटर में वो यंग लेडी जो हमेशा वायलेंट और अग्रेसिव रहती थी। वो यंग लेडी जो उसे छुए उसे जान से मार देती। अभी एक क्लिंगी छोटी बिल्ली की तरह मेरी बाहों में आराम से घुसी हुई थी। एक हाथ से मेरी कलाई थामी थी। एक इतनी इंटीमेट पोज में जैसे मैं उसका पर्सनल बॉडी पिलो हूं, और मैं जो तब तक जा चुका होना चाहिए था, शर्माया हुआ बेबस होके दरवाजे की तरफ देख रहा था। सब लोग जैसे भूत देख के खामोश हो गए।
लेकिन जांग वानिंग उठने का इरादा नहीं रखती थी। उसने सिर भी नहीं घुमाया, वही लेटी रही, सर मेरी गोद में। सिर्फ आंखें उसने एक आलस भरी अदा से उठाईं। निकल जाओ, बटलर झटक के। ठंडा पसीना छूट गया एक पल में। माफी मिस, हम अभी जा रहे हैं। जिस तेजी से आए थे उससे भी तेजी से निकल गए। दरवाजा फिर बंद हो गया। फिर से सिर्फ हम दोनों थे उस कमरे में। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आग में भूंजा जा रहा हूं। मैंने हाथ पीछे खींचने की कोशिश की। मिस जंग, सब चले गए। क्या पहले उठ सकती हैं आप? मेरी टांगें बिल्कुल सुन्न हो गई हैं। जंग वानिंग ने आखिरकार मेरी कलाई छोड़ दी। वो आहिस्ता से कारपेट से उठ के बैठ गई। फिर भी उसकी एरिस्टोक्रेटिक एलिगेंस में कोई कमी नहीं आई थी। उसने हाथ उठाया और कनपटियां मसलते लगी। रात वाला, वो दिमाग फटने वाला, सर दर्द बिल्कुल गौन था। उसकी जगह एक काफी अरसे बाद आई क्लैरिटी थी। 3 सालों में पहली बार पूरे 5 घंटे की नींद मिली थी उसे। जंग वानिंग ने सर घुमाया। नजर मुझ पर पड़ी, जो अपनी टांग मैसाज करने की कोशिश में लगा था। इतना वीक और इजीली पुश्ड अराउंड लगता था, लेकिन साथ ही इनक्रेडिबल रेजिलियंस भी। यह मेरी दवा है। जंग वानिंग ने हाथ बढ़ाया और ध्यान से अपनी उंगली मेरी ठोड़ी के नीचे लगाई। मेरी टांग सुन्न है। उसके होंठ के कोने में एक हल्की और एम्बिग्युअस मुस्कान थी। सुन्न है तो फिर जाने की जरूरत नहीं। गू फैमिली ने तुम्हें कभी क्या दिया? तुम खुद चल के यहाँ आए थे। जंग वानिंग ने पकड़ ढीली की। उंगलियों ने मेरे चेहरे पे ट्रेल किया। आखिरकार मेरी गर्दन पे आके रुकी, बिल्कुल वहीं जहां रात को उनकी उंगलियों के निशान थे। हाथ जेंटल था, जैसे कोई कीमती चीज को प्यार से छू रहा हो। आज से तुम इस कमरे में रहोगे और तुम कहीं नहीं जाओगे। कमरे की हवा जैसे फ्रीज हो गई। जंग वानिंग ने यह कह के चुप हो गई। वो मेरे पास से उठ के चली गई। नंगे पांव टूटे हुए कारपेट पे चली। उस एक सोफा की तरफ गई जो केओस के बाद भी सही सलामत था। उसने उसके ऊपर पड़ा काला सूट जैकेट उठा लिया और आहिस्ता पहन लिया। आखिरकार कॉफी टेबल से ठंडे सफेद जेड बीड्स की माला उठाई। जंग वानिंग ने उसे बार बार अपनी बाईं कलाई पे लपेटा। बहुत मुश्किल से मैं कैबिनेट को पकड़ के उठ पाया। टांगें इतनी देर से दबाई होने की वजह से सुन्न थी और अब भी झंझना रही थी। मैंने उस औरत को देखा जो अब शांत हो चुकी थी। गहरा सांस लिया। मैंने हिम्मत जुटा के खामोशी तोड़ी। मिस जैंग, मैंने रात को जो था डिलीवर किया, आपने कहा था वैसे, और सर दर्द भी ठीक हो गया। क्या अब मैं जा सकता हूँ? जंग वानिंग का वो हाथ जो कपड़े ठीक कर रहा था एक पल के लिए रुक गया। वो पलटी। वो ठंडी फीनिक्स जैसी आंखें मुझ पे पड़ी। कुछ मीटर की दूरी से। कहाँ जाओगे? गू फैमिली के पास। मेरी उंगलियां थोड़ी सी मुठ गई। ये आपका कंसर्न नहीं, बस कर्ज उतरा। जंग वानिंग को ऐसा लगा जैसे उसने सबसे बकवास जोक सुना हो। उसने कैजुअली एक पतला कागज निकाला। कॉफी टेबल पे पड़े डॉक्यूमेंट्स में से मेरी आंख फड़ गई। मैं उस कागज को पहचानता था। ये वो डेट सेटलमेंट अग्रीमेंट था जो मेरी सौतेली माँ ने साइन किया था। मेरी गुलामी का टिकट। वो काला सफेद में लिखा वो भयंकर नंबर करोड़ों में पहाड़ की तरह मुझ पे था। मुझ पे इतना भारी कि सांस लेना मुश्किल था। जंग वानिंग ने वो कागज 2 उंगलियों के बीच थामा और कैजुअली हवा में हिलाया। जब गू फैमिली ने तुम्हें यहाँ भेजा और यह चीज दी मुझे, गू यानथिंग, तो तुम भी मेडिकल स्टूडेंट हो। इक्विवेलेंट एक्सचेंज का मतलब जानते हो ना? मेरा दिल बैठ गया। एक बुरी फीलिंग आने लगी। अगले पल एक तेज मेटेलिक क्लिंक की आवाज आई। जंग वानिंग। दूसरे हाथ से उसने सिल्वर लाइटर निकाला। मेरी आंखों की पुतलियां सिमट गईं। क्या कर रही हो? जंग वानिंग ने जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने वो आईओयू जिस पे करोड़ों था फ्लेम के करीब ले आई। आग ने एक पल में कागज को निगल लिया। इंस्टिंक्ट से मैं आगे लपका, वापस खींचना चाहता था। यह मेरा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कागज तेजी से जला, कुछ सेकंड में राख बन गया। जंग वानिंग की उंगलियों में आखिरी चिंगारी बुझ गई। मैं यहाँ ही रहूंगा। मैं एकदम हैरान था। जंग वानिंग ने हाथ झाड़ लिए, जैसे कोई नॉन एग्जिस्टेंट राख साफ कर रही हो। उसकी टोन इतनी कैजुअल थी जैसे मौसम की बात कर रही हो। अब गू फैमिली मुझे कुछ नहीं देने की। मैंने ब्लैंक होके उस जगह देखा जहां जमीन पे राख थी, जो अब गायब हो चुकी थी। तो क्या इसका मतलब मैं आजाद हूं? मैंने नजर उठाई, आवाज कांपी, उम्मीद की एक झिलमिल के साथ। मतलब क्या है? मतलब मैं जा सकता हूं। जंग वानिंग ने एक हल्की दबी हंसी ली, जिसमें एक स्पाइन चिलिंग खुशी और मजाक था। वो आगे बढ़ी, लंबी टांगें एक एक कदम से मेरे तरफ आती। लू युएन किंग,
किताबें पढ़ते पढ़ते दिमाग खत्म हो गया है क्या? बिल्कुल पागल हो गए हो। मैंने आईओयू जलाया क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत नहीं, लेकिन इसका मतलब नहीं तुम जा सको। लेकिन तभी जांग वानिंग ने मुझे रोक दिया। तुमने मेरा सर दर्द ठीक किया एक पेशेंट के लिए। तुम मेरे लिए इकलौते इलाज हो। ऐसा छोड़ के कैसे जा सकते हो? मेरा बदन अकड़ गया। पैर के तलों से सर तक एक ठंड दौड़ी। कर्ज से भागना चाहता है? नहीं, कर्ज की बात नहीं। वो मिस जैंग को अपने लिए रखना चाहता है। मैं इंसान हूँ, दवा नहीं। और मेरा नाम गु यनलिन है। झांग वानिंग की उंगलियां ध्यान से मेरा कनपटा थामने लगीं, खींच और मार के। मैं जानता था जिस पल गु यनलिन का नाम उसके लाल होंठों से निकला, उसकी आवाज धीमी पड़ी। सिलेबल्स जानबूझकर खींचे गए, एक तरह से जो लिंगरिंग और अनसेड इमोशन से भरी थी। इतनी मीठी कि प्रेगनेंसी पॉसिबल लगती थी। मेरे कानों की नोकें एक पल में लाल हो गईं। ये रिएक्शन जिल्लत और गुस्से से आया था। जांग वानिंग का वो खिलखारी एक्सप्रेशन गायब हो गया। नजर एक पल में ठंड और डोमिनेटिंग हो गई, ऐसी टोन में जो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं सुनती। सुन, आज से तुम जैन युएन के आदमी हो। तुम्हारा एक ही काम है, मेरी बीमारी ठीक करना। उसने हाथ पीछे किया और सीधा खड़ा हो गया, जैसे एक फाइनल वर्डिक्ट आ गया हो। बटलर तेरी सारी चीजें तीसरी मंजिल पे शिफ्ट करेगा। आज से तुम बिल्कुल मेरे पास रहोगे। मेरी आंखें फैल गईं, लेकिन तीसरी मंजिल तो ऑफ लिमिट्स थी। जांग वानिंग पलटी और बाहर चली गई। कलाई पे ठंडे सफेद जेड प्रेयर बीट्स चमके। सुबह की रोशनी में एक गहरे चमक के साथ दरवाजे तक पहुंची तो उसके कदम एक पल के लिए रुके। उसने सर एक तरफ झुकाया और कुछ कहा जो मेरी आखिरी उम्मीद तोड़ गया। दूसरों के लिए यह मना है, तुम्हारे लिए यह पिंजरा है। हर वक्त तैयार रहना जब सर दर्द हो। अगर मैं तुम्हें नहीं देख पाई, मुझे गू फैमिली से करोड़ों इंटरेस्ट के साथ निकलवाने में कोई हेजिटेशन नहीं। फिर दरवाजा बंद हो गया और मैं अकेला था, दीवार से टिका हुआ। मैंने जमीन पर बिखरी गंदगी और राख का ढेर देखा। अल्फाज नहीं थे, आंसू भी नहीं। तीसरी मंजिल जांग युएन का फॉरबिडन जोन था। सीढ़ियां गहरे ग्रे शैग कारपेट से ढकी गई थीं। शिफ्टिंग प्रोसेस ईरी खामोशी में था। कोई शोर वाली कमांड्स नहीं, कोई भारी चीज रखने की आवाज नहीं। सर्वेंट्स खास ट्रेंड माइम आर्टिस्ट्स की तरह चल रहे थे। मेरा पिटिफली छोटा बंडल थामे, उनके मूवमेंट्स इतने जेंटल थे जैसे नाजुक बबल्स कैरी कर रहे हों, जो एक टच में फूट जाएंगे। जब मैं तीसरी मंजिल के कॉरिडोर पे चढ़ा, क्यू के बिल्कुल एंड में एकदम घोंट देने वाली वैक्यूम जैसी खामोशी ने मुझे अपने में ले लिया। यह जगह एक भयानक साउंड प्रूफ बॉक्स थी, पूरी तरह बाहरी दुनिया की भीड़ भाड़ से अलग। या शायद एक पिंजरा था, किसी किस्म के शैतान के लिए बना हुआ। बूढ़ा बटलर एक भारी महोगनी दरवाजे के सामने रुका। मिस्टर गू, यह आपका कमरा है। उसने दरवाजा खोला। कमरा स्पेशियस था, सजा सजाया, बहुत हैसियत वाला था। लेकिन कलर पैलेट एक ठंडा स्टार्क ग्रे और व्हाइट था। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींची, इस कमरे की बाईं तरफ एक सॉलिड मोटी दीवार थी और उस दीवार के दूसरी तरफ जांग वानिंग का मास्टर बेडरूम था। बटलर को जैसे मेरी सोच दिख रही थी। उन्हीं धुंधली आंखों में एक मीनिंगफुल वार्निंग थी। यंग लेडी बिल्कुल सामने वाले कमरे में है। यह दीवार टॉप लेवल साउंड प्रूफिंग से बनी है, लेकिन यंग लेडी की हियरिंग एक नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा सेंसिटिव है। तो उसने सर्वेंट के हाथ से एक जोड़ी व्हाइट कॉटन स्लीपर्स ली और मेरे पैरों के पास रख दी। बटलर सीधा खड़ा हो गया। आवाज लगभग एक विस्पर थी, जैसे कोई रॉयल फरमान पढ़ रहा हो। ये खास सॉफ्ट सोल्ड शूज हैं। तीसरी मंजिल पे आते जाते इन्हें हमेशा पहनना है। मिस्टर गू, तीसरी मंजिल के सर्वाइवल के रूल्स याद रखना। कदम की आवाज, दरवाजा बंद करने की आवाज, चीज उठाने या रखने की आवाज, यहाँ तक कि पानी पीने की आवाज भी। उसने 2 हड्डियों वाली उंगलियां उठाई और एक नंबर दिखाया जो बिल्कुल नाउम्मीद कर देता था। सब कुछ 20 डेसिबल से नीचे रहना चाहिए। मैंने उन शूज को देखा, मेरा गला बंद सा हो गया। पैर के तलों से ठंड ऊपर आ रही थी और अगर गलती से लिमिट क्रॉस हो जाए। बटलर ने मुझे घूरा। चेहरा कोई इमोशन नहीं दिखाता था। उनकी धुंधली आंखें थोड़ी सी हिलीं और एक ठंड कर देने वाला सेंटेंस निकाला। पिछले सर्वेंट ने गलती से आवाज की थी, उसे बाहर उठाया गया और फिर किसी ने उसे कभी नहीं देखा। मिस्टर गू, यंग लेडी की दवा है। शायद यंग लेडी आपकी जान बख्श दे, लेकिन कुछ जिस्मानी तकलीफ से बचना मुश्किल होगा। इतना कह के बटलर ने हाथ हिलाया। सर्वेंट्स परछाइयों की तरह तेजी से निकल गए। दरवाजा बंद करने की आवाज भी मिनिमम रखी। मैं कमरे में अकेला था। मौत जैसी गहरी खामोशी और एक पल में वो मुझे निगल गई। गहरा सांस लिया। वो सॉफ्ट सोल्ड शूज पहन लिए। पैर कारपेट में ढंग से, बिल्कुल जैसा सोचा था। एक भी आवाज नहीं। खिड़की तक चला। भारी पर्दों को हटाना चाहता था।
थोड़ी हवा चाहिए थी। हाथ कपड़े को छूने ही वाला था कि मेरा बदन फिर फ्रीज हो गया। क्या मैं भी उन्हीं में से एक बनूंगा जो मर जाते हैं? यह रिस्क नहीं ले सकता। फिर मैं आहिस्ता नीचे बैठा, अपना पुराना घिसा हुआ सूटकेस खोला। अंदर कोई डिजाइनर कपड़े नहीं थे, सिर्फ कुछ बदलने के कपड़े और कुछ बहुत ज्यादा पढ़ी हुई पुरानी चाइनीज मेडिसिन की किताबें और एक ग्रीन जेड से बना मेडिसिन मॉर्टर और पेस्टल सेट। ये मुझे मेरे दादाजी ने दिया था। जेड वार्म और स्मूथ है और मोटर का वजन एकदम सेटिस्फाइंग। हाथ में लेते ही एक सुकून आता है। मैंने मेडिसिन जार निकाला, प्यार से बाहों में थाम लिया। यह मेरा इकलौता हथियार था और जिंदगी बचाने की इकलौती चीज। पड़ोस में सोया ड्रैगन किसी भी वक्त जाग सकता था। मुझे हमेशा अपनी इंसेंस के साथ तैयार रहना होगा और अपनी दवा को एक छोटी सी उम्मीद के बदले यूज करना होगा इस दम घोंटती दुनिया में। अब यहाँ आ ही गया हूँ तो सबसे बेस्ट करता हूँ। नजर नीचे की, उंगलियों ने ठंडा मेडिसिन पैच छुआ। आंखों में एक चमक आई जो उसकी नाजुक अपीयरेंस से बिल्कुल अलग थी। जब तक मुझे मार नहीं देता मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा उसे काबू करने का। दोपहर का खाना, जांग युएन का डाइनिंग रूम बेशर्म तौर पे बड़ा था। सब कुछ ऐश ओ इशरत से भरा, लेकिन टेबल पे बैठ के सिर्फ इतना ही फील हुआ कि यह जगह एक एग्जीक्यूशन ग्राउंड है। जांग वानिंग को खाते वक्त किसी का साथ चाहिए था, लेकिन उसने कोई बात नहीं की, मेरी तरफ देखा तक नहीं। हमारे बीच 2 मीटर का फासला था, फिर भी उसके से रेडिएटिंग वो भारी दबा हुआ माहौल साफ फील होता था। पूरा खाना मौत जैसी खामोशी में खाया गया। कई नौकरानियां हमारे इर्द गिर्द खड़ी थीं। सबके सर झुके थे, कोई भी ज्यादा सर नहीं उठाता था और मैं हाथ में सिल्वर चॉपस्टिक्स लिए एक एक चावल बहुत ध्यान से उठाता था। डरता था कि चॉपस्टिक्स का पोर्सलेन बोल से छूना भी एक आवाज दे दे। खाना बेस्वाद था, जैसे वैक्स चबा रहा हूँ। बस चाहता था यह दम घोंटता लंच जल्दी खत्म हो। लेकिन तभी जांग वानिंग ने अचानक कुछ कहा। उसकी आवाज इरिटेटेड और इम्पेशेंट थी। एक नई नौकरानी साइड में खड़ी थी, जल्दी से आगे आई। नई थी यह, कांपते हाथों में क्रिस्टल वाटर पिचर लेकर जांग वानिंग के पास आई। उसके हाथ पहले से ही अनकंट्रोलेबली कांप रहे थे। मैंने उस नौकरानी को देखा जो पत्ते की तरह कांप रही थी। मेरा दिल गले में आ गया। जो मैं डरता था वही होने वाला था। जैसे ही टी पॉट की स्पाउट कप के किनारे के पास आई, नौकरानी का हाथ झटके से हिला। ढक्कन की एज बिल्कुल पतले क्रिस्टल कप से टकरा गई। आवाज एक ब्लेड की तरह तेज थी। एक पल में डेड साइलेंस चीर गई। एक सेकंड के लिए लगता था जैसे मेरे इर्द गिर्द की हवा जम गई। नौकरानी खास तौर पे अपनी जान से डर गई। कांपती हुई घुटनों पे गिर के माफी मांगने वाली थी। मिस जांग वानिंग जो स्टेक काट रही थी, उसकी हरकतें अचानक रुक गईं। मैं सिर्फ देख सकता था। वो हाथ जो स्टेक नाइफ थामे था, उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। उससे एक भयानक ऑरा फूट रहा था। एक नॉर्मल इंसान के लिए यह सिर्फ एक क्रिस्प क्लियर आवाज होती, लेकिन जांग वानिंग के लिए, जिसे हाइपर एक्यूसिस था, यह ऐसे था जैसे कोई अनगिनत स्टील नीडल्स उसके कान पर्दों में घुस रही हो। ऑडिटरी नर्व से गुजरती सीधा दिमाग तक, एक हड्डी तक घुसने वाला दर्द। जांग वानिंग ने नजर नहीं उठाई, बर्फ जैसी लापरवाही से हाथ हिलाया। अगले पल काले कपड़ों में 2 भूत जैसे बॉडीगार्ड्स आगे आ गए। उनके मूवमेंट्स प्रैक्टिस किए हुए और देखने में भी भयंकर थे। एक पीछे से आके नौकरानी की बाहें मोड़ देता है, दूसरा काला कपड़ा कसकर उसके मुंह पे बांध देता है, क्योंकि वो जानते थे अगर उसने डर के चीख मारी, अंजाम सिर्फ खींचे जाने से कहीं बड़ा होता। नौकरानी की आंखें शौक से फैल गईं, आंखों में आंसू आ गए। आंखें नाउम्मीद थीं और एक खामोश डार्क वास्ट के साथ भरी थीं। उसने मुझे देखा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं सिर्फ अपनी कुर्सी पर बैठे फ्रीज रह सकता था और उस जिंदा इंसान को बिना आवाज के डाइनिंग रूम से खींच के ले जाते देखा। 10 सेकंड से भी कम में डाइनिंग रूम में फिर से खामोशी छा गई। सिर्फ एक ठंड रीढ़ तक दौड़ गई। हाथ पैर बर्फ हो गए। मैंने हाथ में सिल्वर चॉपस्टिक्स देखी। उंगलियां मेरे कंट्रोल के बाहर कांपने लगीं। यह तो सिर्फ केतली के छलने की आवाज थी। अगर मेरी चॉपस्टिक्स बोल से टकरा जाए खाते वक्त, या अगर सूप पीते वक्त कोई आवाज निकल जाए, क्या वही मेरा अंजाम होगा? मेरा कल। एक ठंड आवाज अचानक खामोशी में आई। खाना बंद क्यों कर दिया? मैं झटके से नजर उठाई। सीधा जांग वानिंग की तह तक जाती आंखों में वो एक नैपकिन पकड़े आहिस्ता उंगली साफ कर रहा था। मेरा मुंह खुला, लेकिन कोई लफ्ज नहीं निकला। आवाज कांपी। क्या डर लग रहा था? जांग वानिंग ने कैजुअली नैपकिन साइड में फेंका। कुर्सी में पीछे झुक के नजर मेरी मौत जैसी पेल फेस पे घूमी। होंठ के कोने में एक क्रूल मुस्कान। गु येमिंग, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए रख रही हूं क्योंकि तुम काम के हो।
लेकिन अगर तुम भी उन बाकी बेकार लोगों की तरह आवाज निकालने लगो। उसने सेंटेंस पूरा नहीं किया, लेकिन आंखों की बर्फ जैसी चमक ने सब कह दिया। मैंने चॉपस्टिक्स कसकर पकड़े, उंगलियों के पोर्स सफेद थे, नाखून हाथ में घुस गए। उस छोटी सी तकलीफ से खुद को शांत रखने की कोशिश की। गलती नहीं कर सकता, एक भी गलती अलाउड नहीं। नौकरानी के खींचे जाने के बाद डाइनिंग रूम की हवा जैसे खींच ली गई हो। जंग वानिंग को उसे पनिश करके कोई सुकून नहीं मिला। उल्टा वो तेज क्लियर इम्पैक्ट की आवाज कुछ पल पहले की जैसे एक कील दिमाग में घुसी। आफ्टर शॉक्स अभी भी गूंज रहे थे, ऑडिटरी नर्व्स अभी भी धड़क रही थीं। हर एक नर्व एंडिंग चीख रही थी दर्द में। ऐसा लगता था 1,00,000 इलेक्ट्रिक ड्रिल्स एक साथ कनपट्टियों में घुस रहे हैं। जंग वार्निंग की नजर एक तेज ब्लेड की तरह मुझ पर पड़ी, जो सीधा उसके सामने बैठा था। उस पल मैं अभी भी वो सिल्वर चॉपस्टिक्स थामे था। मेरा बदन अभी भी जो हुआ उससे शॉक में अकड़ा था। चॉपस्टिक्स की नोक हवा में थी, नीचे डालने की हिम्मत नहीं थी मुझे कांपते देख के। लेकिन जंग वानिंग के दिल में तूफान कहीं ज्यादा बड़ा था। उन चॉपस्टिक्स को अभी भी क्यों थामे हो? आवाज भी निकालनी है क्या? वरना बॉडीगार्ड्स को बुलाऊं? यह सीधा मिसप्लेस्ड गुस्सा था। मैं झटके से सर झुका लिया। चॉपस्टिक्स हाथ से लगभग टेबल पे गिर जाते, लेकिन जीने की डेस्परेट विल ने रोका नहीं। मिस जैंग, मैं बिल्कुल चुप रहूंगा, डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जैसे ही बात निकली मुंह से, मैं तैयार था कि वो गुस्से से चीख उठेगी, लेकिन वो एंटिसिपेटेड फ्यूरी कभी नहीं आई। पूरे डाइनिंग रूम में अचानक एक अजीब खामोशी छा गई। जंग वानिंग की उंगलियां जो कनपटी मसल रही थी, अचानक और बेख्याल रुक गईं। वो फिनिक्स जैसी आंखें जो हमेशा गुस्से और उदासी से भरी थी, उनमें एक नाडर फ्लीटिंग कॉन्फ्लिक्ट दिखा। जिस पल मेरी आवाज उसके कानों में पहुंची, उसने सोचा था यह भी सब जैसी होगी, जैसे नाखून ब्लैकबोर्ड पे घिसाए जा रहे हों, उसे बीमार कर देने वाली। लेकिन इसके बदले आवाज हल्के से उसके कान पर्दे में गई। उसके टॉट ऑडिटरी नर्व्स को दर्द देने की जगह एक झुनझुनी आई, एक टिकलिंग की फीलिंग, जैसे दो जेंटल हाथ हों ध्यान से उसके दिमाग की सिलवटें सीधी कर रहे हों। वो कनपटी जो धड़क रही थी दर्द में, बस इन छोटे से एक्सप्लेनेशन के कुछ वर्ड से करिश्माती तौर पे ठीक हो गई। जंग वानिंग, अचानक उसकी आंखों का एक्सप्रेशन बदल गया। ठंडी साफ आंखें बिना झपकाए मुझ पर टिकी, लेकिन वो आंखों में वो यूजुअल डिस्गस्टेड लुक नहीं था, बल्कि एक डार्क प्रोबिंग गेज था, जैसे उसने कोई नया कॉन्टिनेंट डिस्कवर किया हो। मैं एक अनंत जैसी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। आहिस्ता से एक आंख खोली और सीधा जंग वानिंग की वो टिकी हुई आंखों में देखा। डर के दिल का एक धक हुआ। सोचा ज्यादा जोर से बोल दिया था। घबरा के माफी मांगने लगा। सॉरी, बंद करो। जगह पे प्रोमोटेड, चुप रहो। जंग वानिंग कुर्सी में पीछे झुक गई, पतली उंगलियां टेबल पे हल्के से टपकाई। कुछ बुरा होने की फीलिंग थी, लेकिन ना मानना जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं था। चॉपस्टिक्स रखे और उसकी तरफ चला, सर झुका के। सांस लेने की भी हिम्मत नहीं। जंग वानिंग एक तरफ हुए, आंखें सिमटी, नजर मेरा चेहरा तलाशती। फिर से बोलो। मैं ठीक से समझा नहीं। एक पल के लिए मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। इस साइको की सोच का कोई हिसाब नहीं। मैंने क्या कहा अभी? बिल्कुल टेंस और भीगी आंखें फैली। लफ्ज छोटा और जेंटल था, बिल्कुल क्लूलेस और सिली था जंग वानिंग के कानों के लिए, लेकिन ये एक सॉफ्ट कैंडी की तरह था जो उसके कान पर्दे से टकराया। वो गहरी लकीर जो उनके भौं के बीच थी, आखिरकार गायब हो गई और आंखों की वो भयंकर चमक पूरी तरह चली गई। आंखों में जो वायलेंट लाल रंग था वो पूरी तरह हट गया। तो मेरा वहम नहीं था, यह मेरी दवा है। सिर्फ खुशबू ही नहीं, इसकी आवाज भी एक सेडेटिव है, कुदरत ने खास मेरे लिए बनाया। कितना पागल है यह। लेकिन उसकी आवाज में कोई असली गुस्सा नहीं था, बल्कि एक आलसी, लगभग सिडक्टिव क्वालिटी थी जो दिल को तेज कर देती। इसी वजह से उसका मूड अचानक लिफ्ट हो गया। बैठ जाओ, मुझसे खाना खाओ। जंग वानिंग ने फिर से नाइफ और फोर्क उठाया, इस बार मूवमेंट्स ग्रेसफुल और कंपोज्ड। पिछला सारा थ्रेट बिल्कुल गॉन। मैं वहां फ्रीज खड़ा रहा, चेहरा परेशान। दोपहर की धूप थोड़ी आंखों में चुभी। स्टडी के भारी पर्दों की स्लिट से सोने की ब्लेड की तरह कमरे के अंधेरों में घुसी। जंग वानिंग एक काले लेदर ऑफिस चेयर में बैठी थी। डॉक्यूमेंट्स का एक पहाड़ डेस्क पे था, लेकिन एक लफ्ज भी नहीं पढ़ पा रही थी। रात नींद तो आई थी, लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर का हैंगओवर नर्व्स पे लगातार लहर की तरह था। वो वर्ड्स की भीड़ ब्लर हो रही थी। आंखों के सामने केओटिक चींटियों में यह साइट कनपटी धड़काती थी। अंदर का वायलेंट गुस्सा फिर से उबलने वाला था। किसी और वक्त होता तो यह अरबों के डॉक्यूमेंट्स का ढेर तब तक तार तार हो चुका होता, लेकिन आज एक नई डिस्कवरी थी, या यूं कहो एक नया तरीका था
शांत होने का। डंग वानिंग ने डेस्क का इंटरकॉम उठाया। उसे जगाओ। 2 मिनट से भी कम में आ गया। भारी और सॉलिड दरवाजा थोड़ी सी जगह खुला। उन नरम तलहों वाले जूते पहन के मैं अनजाने में पांव दबाता हुआ चला और धीरे से बोला, मिस जंग, आपने बुलाया? मैं डेस्क से करीब 3 मीटर दूर रुका, दोनों हाथ आगे जोड़े, एकदम अदब से खड़ा था और अंदर से एक ही ख्याल था, अगर जरूरत पड़े तो भाग जाना है। जांग वेनिंग ने आंखें उठाईं और मुझे एक नजर देखा। इतनी दूर खड़े हो, क्यों यह नाटक कर रहे हो? क्या मैं तुझे खा जाऊंगी क्या? उसने कैजुअली उठाया एक मोटा सा पूरे इंग्लिश में लिखा फाइनेंशियल रिपोर्ट टेबल से और धड़ से पटा के एक कोने में रख दिया टेबल के। एक भारी सा थड की आवाज आई और कमरा खामोश हो गया। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मैं धीरे से खिसक के आगे बढ़ने लगा। जांग वेनिंग ने थोड़ी अपनी ठुड्डी से इशारा किया, टेबल के पास एक जगह की तरफ बैठ जाने का सिग्नल दिया और वहां कप से एक छोटा सा गोल स्टूल आ गया था। किसी वक्त उसके ऊपर एक नरम कुशन भी रखा था। ये बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लग रहा था। इस ठंडी और घबराने वाली स्टडी के माहौल में मैं चुपचाप बैठ गया। जांग वेनिंग ने फाइनेंशियल रिपोर्ट की तरफ उंगली उठाई। सीधा बात करो। मैं एक पल के लिए फ्रीज हो गया। मुझे वह भारी डॉक्यूमेंट उठाना पड़ा। पहला पेज खोला और उस पे लिखे गहरे टेक्निकल टर्म्स और इंग्लिश वर्ड्स देख के एकदम घबराहट हो गई। दिमाग घूमने लगा सीधा पहली नजर में ही। यह मुझे पढ़ना है। मैं तो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन पढ़ता हूँ। इंग्लिश में ठीक था, मार्क्स भी अच्छे आते थे, लेकिन यहाँ जो लिखा था वो तो बिल्कुल अजीब और समझ से परे था। मेरे लिए यह सब एक ही था, सिर्फ बकवास। जांग वेनिंग कुर्सी में पीछे झुक गई। आंखें बंद करो। उसने एक हाथ माथे पे रख लिया। और क्या चाहिए? क्या मैं मंत्र भी पढ़ूं? ज्यादा तेज ऐसा मत बोल, जैसे खाना नहीं खाया 2 दिन से। मुझे कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। मैंने एक गहरी सांस ली, डॉक्यूमेंट्स थामते हुए बात शुरू की। एक एक लफ्ज अटक अटक के निकला। पहले तो आवाज थिक थी, घबराहट से कांप रही थी। टेक्निकल टर्म्स पे तो और भी अटक जाता था। प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा सा झिझक और डरने के रंग से भरी थी। आमतौर पे अगर कोई सबऑर्डिनेट इतनी गंदगी से रिपोर्ट देता, इतना अटक अटक के बोलते हुए, जांग वेनिंग उसे कब का बाहर फेंक देती। लेकिन इस वक्त जब वह हल्की सी आवाज इस खामोश स्टडी की खामोशी को तोड़ने लगी, कुछ अजीब हुआ। वह गहरी लकीर जो उसकी आंखों के बीच हमेशा होती थी, धीरे से मिटती जाने लगी। जांग वेनिंग अपनी बड़ी सी कुर्सी में आराम से झुक गई। उसका पूरा बदन इतना रिलैक्स था जितना शायद पहले कभी नहीं था। वो अल्फाज नहीं सुन रही थी, यह सब डेटा तो उसे पहले से रटा था। वो सिर्फ उस आवाज को सुन रही थी। वह आवाज जैसे एक ठंडी बहारी सी थी, धीरे धीरे अंदर बह रही थी। उसके सूखे कान उससे महसूस कर रहे थे जैसे यह दुनिया का सबसे परफेक्ट व्हाइट नॉइज था। दिमाग का वह तीखा दर्द चला गया था और सब कुछ तोड़ देने का जो हिंसक मन था, वह भी किसी जादू से शांत हो गया। पता नहीं कितना वक्त गुजरा। पढ़ते पढ़ते मेरा गला सूख गया था। जब देखा तो औरत आंखें बंद किए एकदम स्टिल बैठी थी। मुझे लगा वो सो गई। मैंने धीरे से रोकने की कोशिश की और हल्की सी आवाज में पुकारा, मिस जैंग। आवाज मुश्किल से खत्म हुए कि जांग वेनिंग की वह काटने वाली आंखें जो बंद थी, एक झटके में खुल गई। उनमें नींद का एक जर्रा भी नहीं था, सिर्फ एक नागवारी थी। बीच में रोकने की। क्यों रुका? प्यास लगी है। जांग वेनिंग ने एक पल मुझे घूरा और फिर अचानक हाथ बढ़ाया और गर्म पानी का वह ग्लास जो उसके हाथ के पास रखा था, छुआ भी नहीं, उसे मेरी तरफ खिसका दिया। पी ले, यह मेरे लिए है। जांग वेनिंग ने एक भौं उठाई। आवाज में एक खतरनाक और हठलागी की लहर थी। नहीं नहीं नहीं। मुझे हिम्मत कहाँ थी कुछ बोलने की। मैंने जल्दी से वह महंगा क्रिस्टल का ग्लास उठाया और छोटी छोटी घूंटों में पीने लगा, बिल्कुल एक छोटे से हैमस्टर की तरह। जांग वेनिंग मुझे पीते हुए देख रही थी। मेरे फूले हुए गाल, उसकी उंगलियां आर्मरेस्ट पर हल्की हल्की थपथपाने लगी। एक अजीब सी खुशी की लहर उस पे छा गई। जब उसने देखा कि मैंने ग्लास नीचे रख दिया, जांग वेनिंग ने फिर से आंखें बंद कर लीं। उसके लाल होंठ थोड़े खुले। अब जब पी ली तो ये ओवरसीज मार्केट एक्सपेंशन प्रपोजल भी पढ़ दो। मैंने इंग्लिश बिजनेस प्लान्स का वो भारी स्टैक देखा जो पूरे इंग्लिश में था। आंसू आने की नौबत थी, लेकिन आते नहीं थे। किसी तरह से 2 घंटे से इंग्लिश फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ता रहा था बिना रुके। मुझे लग रहा था गला अभी धुआं छोड़ेगा। बीच में एक ग्लास पानी पिया था, तब भी वोकल कॉर्ड्स एकदम कचकचे हो गए थे। खांसी आने की इच्छा हो रही थी, लेकिन खांसी करने की भी हिम्मत नहीं थी।
डर था कि एक भी खांसी उसकी सेंसिटिव नर्व्स को फिर से भड़का देगी। वक्त गुजरता रहा और वो अभी भी फोल्डर हाथ में पकड़े था। आवाज में अब साफ खराश और थकान के रंग आ गए थे। जंग वेनिंग अपनी कुर्सी में पीछे झुकी रही। 2 घंटे से सो जाने की लोरी सुन रही थी। उसके दिमाग की वह तीखी आवाज सच में काफी कम हो गई थी। आखिर उसने रहम करके कहा, ठीक है, थोड़ा ब्रेक ले। यह बोलते हुए उसने कैजुअली पेन उठाया। डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए, जैसे मौत की सजा, माफी मिली हो, ऐसी राहत मिली। मैंने लंबी सांस छोड़ी, लेकिन जाने की हिम्मत नहीं थी। बस बैठे रहो, इंतजार करो। यह तो शेयर अजाब था। और फिर मन भटक गया। आंखें घूमती गईं और पांव के पास रखे कपड़े के थैले पे पड़ी। उसमें मेरा पूरा काम का सामान था। चूंकि अभी उसका मूड थोड़ा ठीक था, तो शायद काम शुरू करना सही रहेगा। हिम्मत करके मैंने एक हारी सी ग्रीन जेड की मोटर निकाली और एक छोटी सी पेस्टल भी। फिर कुछ छोटी छोटी बंद कागज की पोटलियां भी। इनमें पहले से तैयार की हुई शांत करने वाली जड़ी बूटियां थी। ये खास तौर पे बनी स्टोरैक्स इंसेंस टैब बेस्ट होती है जब ताजा पिसी जाए। अगर इस स्टडी में खुशबू थोड़ी तेज हो सके तो शायद उसका गुस्सा थोड़ा थमेगा। मैंने जड़ी बूटी मोटर में डाली, मोटर थाम लिया, धीरे से एक हल्का सा झटका दिया। एक मंथिर, एक तहान आवाज खामोश स्टडी में गूंज गई। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। उसका हाथ बीच में ही ठिठर गया। सीधा सांस रोककर बैठा रह गया मैं। डर के मारे आंखें उठाईं, डेस्क के पास बैठी औरत को देखा। जंग वेनिंग का हाथ डॉक्यूमेंट साइन करते बीच में जैसे सोचा वैसे रुक गया। पेन की नोक कागज पे एक छोटी सी स्याही की धब्बा छोड़ गई। स्टडी की हवा एक पल में जैसे जम गई। मेरा हाथ पेस्टल थामते हुए कांपने लगा। पूरे बदन पे ठंडा पसीना आ गया। दिमाग में पहले से बॉडीगार्ड्स का सीन चल रहा था, जो आकर मुझे उठाएंगे और मुझे और मेरी दवाई की कटोरी सीधा बाहर फेंक देंगे। माफी माफी, सॉरी, अभी रख देता हूं सब। मैं उठने ही वाला था कि जंग वेनिंग ने बीच में रोका। ये कैसी आवाज है? उसने आंखें नहीं उठाई, बस अपना सर थोड़ा सा एक तरफ झुकाया। उसकी भौहें थोड़ी सी घूम गई, जैसे कुछ पहचानने की कोशिश कर रही हो। मैंने गले से थूक निकली, जल्दी बोलता हूं, दवाई है, शांत करने वाली इंसेंस बना रहा हूं। जंग वेनिंग ने आखिर आंखें उठाई। उसकी ठंडी और दूर सी नजर मेरी हाथ में रखी ग्रीन जेड की कटोरी पे पड़ी। एक पल के लिए, फिर नजर फेरी और दोबारा डॉक्यूमेंट्स की तरफ झुक गई। जारी रखो। मैं एक पल के लिए फ्रीज हो गया। जंग वेनिंग ने नाराजगी में जबान चाट की। मैंने हिचकिचाते हुए बोला, क्या? जारी रखो, मैंने कहा। फिर बार पूछने की हिम्मत कहां मुझ में। मैंने पेस्टल थाम लिया मजबूती से और फिर से शुरू कर दिया, धीरे से। शुरू में हाथ झिझकते थे, ज्यादा ताकत लगाने से डरता था, लेकिन जैसे जैसे पेस्टल गिरता रहा, बार बार वह सर्द लया में बढ़ती आवाज स्टडी में गूंजना लगी। धीरे धीरे जड़ी बूटियां बारीक होने लगीं। एक हल्की सी ताजा खुशबू फैलने लगी। जड़ी बूटियों की वह खुशबू पहले थोड़ी कड़वी, लेकिन बाद में एक मीठी सी लिंगरिंग आफ्टर टेस्ट मेरे हाथ के साथ धीरे से हवा में घुलने लगी। वह खुशबू। जंग वेनिंग को आंखें भारी लगने लगीं। यह वह कुदरती अरसे से भुला हुआ नींद का एहसास था। लहर की तरह लिपेट रहा था उसे। कब से पता नहीं। बाहर से रोशनी पर्दे के आर पर से तिरछी आ रही थी। जमीन पे रोशनी और साए के डब्बे बन रहे थे। उस कारपेट पे, उस स्टडी के अंदर एक अजीब सा और फिर भी बिल्कुल सही लगता मंजर था, जैसे 2 अलग दुनिया एक में मिल गई हो। बेजिंग के एलीट घरों की वह बड़ी बेटी, जिसके हाथ में जिंदगी और मौत का फैसला था, सैकड़ों अरब की बिजनेस एम्पायर का, वह अपनी बड़ी एग्जीक्यूटिव कुर्सी में पीछे झुकी थी। उसके हाथ में था फाउंटेन पेन, कब से छूट गया था। आंखें आधी बंद, सांस लंबी और गहरी हो गई थीं, और उसके पांव के पास कुछ फासले पे मैं एक छोटी स्टूल पे बैठा था, एक हाथ में ग्रीन जेड की कटोरी थामता हुआ, जैसे एक मेहनत की खरगोश एक एक बूंद बहुत सावधानी से पीसता रहा हो। यह मंजर इतना गहरा था कि सरियल लगता था। आधा घंटा बाद हाथ मार रहा था दर्द से, और मैंने चोरी चोरी एक पल रुका और हाथ हिलाया अच्छे से। जैसे ही आवाज बंदी, कुर्सी वाली औरत ने तुरंत एक नागवार सी आवाज निकाली। उसकी भौहें खुद ब खुद घूम गईं। मत रोक, बस थोड़ा सा और। मैंने उस औरत को देखा जो मुझे अपना पर्सनल व्हाइट नॉइज मशीन समझती थी। मैंने अपना मुंह फेरा, थोड़ा गुस्सा, लेकिन अपनी किस्मत का लिखा समझते हुए मैं उठने के बाद फिर दवाई की मोटर उठाने लगा। सैकड़ों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के बिल्कुल पास बैठा, पीसना जारी रहा, उसके छोटे से दवाई वाले लौंडे का किरदार निभाते हुए। लेकिन थोड़ी देर में मुझे लगा
कुछ ठीक नहीं है। उसने फाउंटेन पेन उंगलियों से घुमा के एक बार फिर डेस्क पे पटा दिया। नहीं, यह काफी नहीं, अभी भी काफी नहीं। जांग वेनिंग के अंदर एक जानवर जाग रहा था, जिसे स्किन हंगर कहते हैं। वह अंदर से उठ रहा था। कानों में वह आवाज काफी सूदिंग थी। हवा में फैलती दवाई की खुशबू भी काफी बेहतर कर रही थी। फिर भी एक खालीपन था अंदर। वह खालीपन नसों में चींटियों की भांति काट रहा था। उंगलियां खुजलाई जाती थी। कुछ पकड़ना था उसे, कुछ असली, कुछ मौजूद। उसने सर उठाया और नजर मुझ पर पड़ी। एक कोने में दुबा बैठा था मैं उछल गया। मेरा हाथ जो जड़ी ब्यूटी पीस रहा था बीच में ही ठिठर गया। मैंने घबराकर ऊपर देखा। क्या हुआ? क्या मैं ज्यादा तेज पीस रहा था? क्या मैं डिस्टर्ब कर रहा था? जांग वेनिंग ने पेन एक तरफ फेंका। वो कुर्सी में पीछे झुक गई। उसकी नजर सिर्फ मुझ पर टिकी थी। बहुत दूर है, कुछ सुनता ही नहीं। मैंने 3 मीटर का फासला देखा हमसे, फिर आसपास देखा। कमरे की खामोशी इतनी गहरी थी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई देती। यहां सुन नहीं सकती स्टडी में मुझे। यह कमरा इतना खामोश था कि बाजू वाली मेड की ग्लास से पानी डालती आवाज भी आ जाती। जांग वेनिंग की सुनने की ताकत तो कमाल की है। मैंने दिल में उससे समझाने की कोशिश की, मिस जांग, वहां आकर बैठ जाइए। लेकिन जांग वेनिंग मेरे एक भी लफ्ज सुनने के मूड में नहीं थी। जगह थी बिल्कुल उसकी एग्जीक्यूटिव कुर्सी के पास। मेरे दिमाग में लाख बार नहीं चिल्ला रहा था, यह हाई रिस्क जोन है, जैसे राजा का खास बंदा होना। एक गलत कदम और सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे जांग वेनिंग की नजर ठंडी होती गई और मुझ पर टिकने लगी, मेरे पास झुकना ही था। मैंने ग्रीन जेड की कटोरी उठा ली। छोटा सा पेस्टल थामते हुए एक घोंघे की चाल से सरकता गया। जांग वेनिंग इस फासले से संतुष्ट लगती थी। उसकी भौहें थोड़ी सी स्मूथ हो गई। हाँ, इसी जगह, जारी रख। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। बैठ गया, कोई ऑप्शन नहीं था। हिम्मत करनी थी और पीसना जारी रखना था। बस यह चाहता था कि खुद में सिमट जाऊं और जितना हो सके उतना अनदेखा हो जाऊं। जांग वेनिंग ने दोबारा डॉक्यूमेंट्स उठा लिए, लेकिन इस बार पेन घूमी नहीं। उसका बायां हाथ ऐसे ही खाली था। मैं मोटर की थपथपाहट में खोया था। तभी एक झुरझुरी सी मेरी खोपड़ी पर दौड़ने लगी। एक ठंडा हाथ बिना किसी वार्निंग के मेरी सर पे आ गया। मैं चिल्लाने वाला था। जांग वेनिंग ने आंखें उठाई भी नहीं। उसकी नजर हाथ में पकड़े कॉन्ट्रैक्ट पे ही टिकी रही। मत हिल, तेरा एक सफेद बाल है। कुछ बोलने की सोच रहा था ही कि वह हाथ ऊपर से खिसकते हुए मेरी सर के टॉप से काले घने बालों में घुसने लगा। पूरा बदन एक तख्ते की तरह सीधा हो गया था मेरा, और वह हाथ रुकने का इरादा नहीं था। बालों से खेल के थक गई थी, तो उसकी ठंडी उंगलियां मेरे कान की नरम जगह पे हल्के से आई। एक बेरली ठहरे हुए स्पर्श। मेरे कान बहुत सेंसिटिव हैं। एक पल में जैसे वह आग पकड़ गए, लाल हो गए। जांग वेनिंग ने आखिर एक पल के लिए डॉक्यूमेंट से नजर उठाई। तेरे कान इतने लाल क्यों हैं? उसने उलटा और तेज कर दिया अपना काम। उसकी इंडेक्स फिंगर का पैड धीरे से मेरी जलते हुए कान की लौ दबाने लगी, बिल्कुल सही प्रेशर के साथ। मैं हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने थोड़ी सी मजबूती से रोका मुझे। अपने काम पर ध्यान दो। वह बुधा मेडिसिन वाला चेला एकदम बिखरने लगा। इतना गलत लग रहा था कि आंखों में पानी आ गया। मिस जांग प्लीज छोड़ो। लेकिन जांग वेनिंग बिल्कुल नहीं हिली, एकदम अनपर्टर्ब्ड। सहो बस थोड़ा और क्या कहूं? तू मेरी दवाई है। स्टडी का माहौल अजीब और खामोश था। जांग वेनिंग इस अनोखे मज्जे में लीन लगती थी। काम करते करते अपने पेट के साथ खेलना। बाएं हाथ से डॉक्यूमेंट्स पलटती रही, लेकिन दायां हाथ मेरी गर्दन के पीछे और मेरी कान की लौ पे था, जैसे कोई आराम से खेलने वाला हैंडी सा स्ट्रेस टॉय मिला हो। मैं कारपेट पे घुटने टेक के बैठा था। पांव नमनेस में चले गए थे। तब टेबल पे रखा टैबलेट अचानक कांपने लगा। इस सुकून को और तोड़ दिया। ये एक एनक्रिप्टेड इंटरनेशनल वीडियो कॉन्फ्रेंस था। जांग वेनिंग ने स्क्रीन पे लिखा, नोट देखा। उसने मुझे जाने बोलने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उसने आराम से अपना शैतानी वाला हाथ पीछे खींच लिया और आंसर बटन दबाया, लेकिन मुझे उठने नहीं दिया। उलटा अपने पांव की नोक से मेरी पिंडली को धीरे से धकेला। सिग्नल दिया कि रुकना है। मुझे कैमरा के अंधे कोने में छुपने की कोशिश करनी थी। वीडियो कनेक्ट हुआ और फौरन स्क्रीन पर कुछ गंभीर चेहरे दिखने लगे। मैं टेंशन फील कर सकता था। उनकी तरफ से मुझे सुनने में आया था कि पिछली वीडियो कॉन्फ्रेंस में किसी के बैकग्राउंड में कंस्ट्रक्शन का ड्रिल था और
विनिंग ने वहां अपना टैबलेट पटक दिया था और उस काम के आदमी को भी फायर कर दिया था। तो इस बार सब एक साउंड प्रूफ रूम में बैठे थे, एकदम खामोश, सांस लेने की भी हिम्मत नहीं। जांग वेनिंग कुर्सी में पीछे टिकी, चेहरा एकदम ठंडा। काम की बात करते हैं। मीटिंग शुरू हो गई। एग्जीक्यूटिव्स बारी बारी आने लगे, क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स सुनाने के लिए। हर एक फिगर बहुत सावधानी से रिपोर्ट किया गया। स्टडी खामोश था, सिर्फ कभी कभी पेज पलटने की आवाज और टेबल के नीचे से दवाई पीसने की हल्की सी दबी आवाज। यह इसलिए सुनाई देती थी क्योंकि ऑडियो को स्पेशल माइक्रोफोन नॉइज कैंसलेशन से प्रोसेस किया गया था और जंग वेनिंग जानबूझ के उस आवाज को रोक रही थी। वीडियो के दूसरी तरफ वाले लोगों को यह अजीब बैकग्राउंड नॉइज सुनाई नहीं दी जब तक मैं उस पोजीशन में ज्यादा नहीं रह सका। बहुत थका देती थी वह। मैंने चोरी चोरी पोजीशन बदलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हिला मेरा हाथ टेबल की टांग से लग गया और दोनों हाथ की टक्कर से दवाई वाला पेस्टल हाथ से फिसल गया। एक पल में सख्त पत्थर वाला पेस्टल मोटर के किनारे पे भारी थैट से गिरा और जमीन पे लुढ़क गया। मार्बल टेबल की टांग से जाके टकराया। यह तीखी और कड़क आवाजों की सीरीज वीडियो कॉल के दूसरी तरफ भी गई, जैसे आसमान से बिजली गिरी हो। वीडियो कॉन्फ्रेंस एकदम डेड साइलेंस में आ गया। स्क्रीन के दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव्स पीले पड़ गए थे। रिपोर्ट एकदम रुक गई। सबने सांस रोकी, आंखें स्क्रीन पे टिकी थीं। जांग वेनिंग का इंतजार, आने वाले तूफान का। स्टडी के अंदर मैं डर के मारे ठिठुर गया था। मैं जल्दी से दवाई की कटोरी उठाने लगा, आंखें उठाई, डर के औरत की तरफ देखा। माफी, जैसा सोचा था जांग वेनिंग की आंखों में जो वार्मथ थी वह गायब हो गई, रिप्लेस हो गई एक ठंडी बर्फ से। उसकी नजर स्क्रीन से हट गई और धीरे से मेरे पास आई। दूसरी तरफ के लोग सोच रहे थे कि अब तो ब्लास्ट होगा। जब मैं सोच रहा था कि मुझे बाहर फेंक दिया जाएगा, तब वो औरत जिसे कभी भी आवाज बर्दाश्त नहीं होती, उसने सिर्फ एक पल के लिए भौहें चढ़ाईं और मेरी हैरानी की बात, उसने हाथ टेबल के नीचे डाला। कैमरा के बिल्कुल अंधे कोने में मेरा हाथ पकड़ा। मेरी उंगलियां जो सर्द हो गई थीं दबाव से, बिल्कुल बर्फ की तरह थी और धीरे से मेरी थोड़ी लाल होती गांठें रगड़ने लगा। ध्यान से, दर्द हुआ? दूसरी तरफ सब बिल्कुल पत्थर बन गए थे। एग्जीक्यूटिव्स एक दूसरे को देख रहे थे, एकदम भोले। समझने लगा था कि मैं सुन रहा हूं कुछ अजीब। बेजिंग सोशल सर्कल के कुछ प्लेबॉयज जो दुनिया की थोड़ी समझ रखते थे, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन एक साइड बन गया था और अनस्पीकेबल शॉक भी था उनके चेहरों पे। वाइस प्रेसिडेंट हकलाते हुए बोला, प्रेसिडेंट जांग, क्या हम थोड़ा साइड पे होते हैं? जांग वेनिंग ने सर उठाया, नजर स्क्रीन पर वापस आई। एक पल में चेहरे पर जो कोमलता थी वह गायब हो गई, बिना कोई निशान छोड़े। चेहरा फिर उसी ठंडी, बेजान, बर्फीली मास्क में बदल गया। क्यों एक तरफ होना? दूसरी तरफ उसका एक हाथ टेबल के नीचे था, आराम से मेरी उंगलियां चलाने लगा, जबकि दूसरा हाथ डेस्क पे थपथपाता रहा। पहले वाला डेटा दोबारा बताओ। एक भी डेसिमल जगह पे नहीं था, तो एचआर से रेजिग्नेशन लेटर ले आना। मीटिंग चलती रहेगी, लेकिन सब के सब कंप्लीट हवास खो रहे थे। दूसरी तरफ सब अपनी अपनी रिपोर्ट्स देते थे, कांपते हुए और चोरी से एक नजर स्क्रीन के नीचे के अंधे कोने में डालते, एक पलट आंखों से। तब टेबल के नीचे मेरा चेहरा एकदम लाल था, क्योंकि जांग वेनिंग अभी भी मेरा हाथ पकड़े थी और छोड़ने का इरादा नहीं था। और वहां वह बैठी थी, सुनती अरब के प्रोजेक्ट की रिपोर्ट, एक एकदम ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ, जबकि टेबल के नीचे वह मेरी उंगलियां एक एक करके जबर से क्रैक करती रही। जब शाम ढली तो खाने का वक्त आ गया। डाइनिंग रूम का माहौल अभी भी खामोश था, लेकिन क्लियरली दो फाउंट कम टेंस था। दोपहर की उस लंबी अजाब से नौकर झुके खड़े थे, सांस लेने की हिम्मत नहीं, लेकिन आंखों में एक झिलमिल सी हैनत थी, क्योंकि जांग वेनिंग आज रात काफी अच्छे मूड में थी और उसने एक हल्का सा डस्टी पिंक लाउंजवेयर पहना था और सूप आराम से एसआईपी कर रही थी। उसकी भौहों के बीच जो हमेशा ठंडी सी लकीर रहती थी, वह जैसे दोपहर की 2 घंटे की मोटर की आवाज ने धो दी थी, मिटा दी। 2 घंटे की दवाई की आवाज के बाद मैं उसके सामने बैठा था, कान टाबों पे बैठा था, पारों पे बैठा, दिल धड़कता। पता नहीं उसके बाद वीडियो में क्या हुआ था। बस याद है जब वाइस प्रेसिडेंट ने वीडियो कॉल खत्म किया, उसके चेहरे पर वह एक्सप्रेशन था जैसे रोना भी और हंसना भी। ठंडी दूर आवाज। अचानक खामोशी टूटी। खाओ। मैं राइस का बोल हाथ में पकड़े बैठा था,
सुनता ही मैं सर उठाया। मैंने देखा जांग वेनिंग ने सर्विंग चॉपस्टिक्स उठाए और एक प्रैक्टिस्ड स्किल के साथ एक चमकता सा मीठा खट्टा पोर्क रिब उठाया और सीधा मेरे सफेद बोन चाइना के खाली बोल में रख दिया। एक पल के लिए लगा जैसे हमारे आसपास की हवा जम गई हो। पास खड़े बूढ़े बटलर की पलक एक बार झट से कांपी। जांग वेनिंग ने सर्विंग चॉपस्टिक्स नीचे रख दिए। उसकी नजर मेरी हैरान चेहरे पर आई। उसकी भौं थोड़ी सी टेढ़ी हुई। क्या देख रहा है? खाना नहीं चाहिए। होश में आया, बोल में रिब की तरफ देखा, मिली जुली फीलिंग्स के साथ, जैसे वह रिब किसी को फंसाने से पहले दिया खाना हो। शुक्रिया मिस जांग, ये कह के मैंने रिब उठाया और एक बाइट लिया। मीठा खट्टा फ्लेवर बिल्कुल ठीक था। गोश्त इतना नरम था कि सीधा गल जाए। जांग वेनिंग मुझे क्लियरली अच्छे मूड में देख रही थी। जब से तुझे दवाई बनाना इतनी पसंद है, अब से मेरी सारी काल्मिंग इंसेंस तुझी को बनानी है। मैंने अभी सांस ली ही थी, सुनता ही मैंने सीधा सर हिला दिया। अच्छी इंसेंस के लिए एक डेडिकेटेड वर्कशॉप चाहिए। इसके अंदर एक ग्राइंडर है, वह कन्वीनियंट है ना? कोई मशीन नहीं। मशीन से बनी चीज में कोई सोल नहीं होती। वह पीछे झुक गई। उसकी उंगलियां धीरे से कलाई पे पड़ी जेड बुद्धिस्ट बीड्स पे फिरने लगी और फिर उसने कुछ ऐसा कहा जो एकदम डोमिनेटिंग था। कोई समझ नहीं लगता। मुझे चाहिए कि तू अपने हाथों से बनाए। उस सेलेडॉन जार से पीसना, एक एक धब्बे करके। मेरी आंखें फैल गई। मैंने उसे यकीन नहीं आता के साथ देखा। मिस जांग हर महीने कितनी ज्यादा काल्मिंग इंसेंस लगाती है। अगर सब हाथ से पीसना था तो मेरे हाथ, क्या वह बचेंगे? लेकिन मिस जांग, यह तरीका बहुत ही ज्यादा स्लो है और बहुत थका देता है। जांग वेनिंग की आंखों में स्माइल थोड़ी सी खत्म हो गई। आवाज में एक डेंजरस भारी सा दब था। क्या तुझे लगा तू यहां ऐश करने आया है? गु येन यिंग, अपनी औकात मत भूल। तू कर्ज उतारने आया है। एक पल में जैसे मेरी सब हवा निकल गई और मैं पिचक गया। समझ गया। मैंने सर झुकाया और बोल में चावल घुमाने लगा। लेकिन जो मुझे नहीं पता था वह यह था कि जांग वेनिंग को एफिशिएंसी की कोई फिक्र नहीं थी, ना किसी सोल की। वो सिर्फ उस आवाज की दीवानी हो गई थी। वह इसके पास बैठा मेरे हाथ से थके बिना पीसना, यह उस पर असर कर गया था। वह दीवानी हो गई थी। मैंने सोचा था बस इतना था, लेकिन रात होते होते पता चला कि इस पागल की अजीब आदत यहां तक ही नहीं रुकती। रात को नहाकर अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक। मिस्टर गू, यंग लेडी ने आपको बुलाया है। दिल में दुबा हुआ अपना काम का सामान लेके बाजू वाले मास्टर बेडरूम का दरवाजा खोला और हाथ में था वह सेलेडोन दवाई वाली कटोरी। और वहां जांग वेनिंग पहले से बिस्तर में लेटी थी, हेडबोर्ड से टिकी, काली स्लिप ड्रेस, हाथ में किताब। उसने बेड के पास कारपेट की एक जगह थपथपा के दिखाई। इधर आ, मैं दवाई की कटोरी लेके आ गया। उसने वेरिली देखा। मिस जांग, इतनी रात को क्या मैं अभी भी पढ़ूं? जांग वेनिंग ने किताब नाइट स्टैंड पे रख दी। फिर उसने मेरी हाथ में कटोरी की तरफ इशारा किया। नहीं पढ़ना। मैंने वॉल क्लॉक देखा, 12:30। अभी तो सोने का वक्त है। जांग वेनिंग रजाई के नीचे आ गई और एक कंफर्टेबल पोजीशन बना ली। लेट के हाथ पेट पे रख, आंखें बंद कर। जैसे उसने अपनी हाथ पेट पे रख के बोली, उसने ऐसे कहा जैसे सबसे आम बात हो दुनिया में। बस तकले मुझे नींद आनी चाहिए। मैं उस आवाज को सुन के सोना चाहती हूँ। इससे नींद आती है मुझे। मैं बेड के पास खड़ा था, दवाई की कटोरी हाथ में, एकदम टूट चुका था अंदर से। पेस्ले की आवाज को ललबाई समझती है ये। कैसा बीमार और टेढ़ा शौक है यह। जांग वेनिंग ने कुछ नहीं सुना। उसने नाराज होके आंखें खोली। कहां खो गया? और मत रुक, जब तक मैं कहूं नहीं, मत रोकना। मैंने गहरी सांस ली, अपनी किस्मत समझते हुए बेड के कारपेट पे बैठ गया। दवाई की कटोरी घुटनों पे रख ली। एक सर्द मंथिर सी आवाज खामोश बेडरूम में गूंजने लगी। जड़ी बूटियों की खुशबू धीरे से हवा में फैलने लगी। यह मिलने लगी उस ठंडी खुश्क खुशबू से जो जांग वेनिंग के बिस्तर पर पहले से थी, और एक अजीब सी अच्छी खुशबू बना गई। जांग वेनिंग की आंखें बंद थीं। उसकी सांस धीरे धीरे थमने लगी। मेरे लिए यह एक थका देने वाला बेकार काम था। हर मिनट के साथ मेरी कलाई का दर्द बढ़ता। लेकिन जांग वेनिंग के लिए यह मजा की हद थी। आधा घंटा हो गया, हाथ टूट जाते हैं और आंखें भी भारी हो रही थी मेरी। मैंने एक चोरी चोरी नजर मारी बिस्तर वाली पर। जांग वेनिंग की सांस लंबी और थम चुकी थी। लगता था गहरी नींद में है। वह चेहरा जो दिन में इतना ठंडा
और तीखा लगता। उस पीली हल्की रोशनी में बहुत शांत और बेगुनाह लग रहा था। उसकी पलकें भी काबिले रश्क लंबी थी। मैंने दिल ही दिल में कहा, लगता है सो गई। मेरी मूवमेंट्स धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हुई। सोचा अपने बिस्तर पे छुप के जा सकता हूं, लेकिन आवाज रुकने के 3 सेकंड भी नहीं हुए थे। वह औरत जो गहरी नींद में थी, उसने अचानक एक हाथ हिलाया और बेड के पास लटकती मेरी कलाई पकड़ ली। मैं इतना चौंक गया कि चिल्लाने वाला था। वह चोर पकड़ गई, लेकिन ज़ांग वेनिंग ने आंखें नहीं खोली। उसकी आवाज नींद से भरी थी, लेकिन पकड़ पॉजेसिवली मजबूत थी। छोड़ने का कोई इरादा नहीं। उल्टा उसने मौका लेकर मेरी कलाई खींच के अपने तकिए के पास ले आई। उसने अपना गाल मेरे हाथ की पीठ पे लगाई। मत रोक। फिर रजाई थोड़ी सी ऊपर खींच ली। मेरा एक हाथ रजाई के नीचे दाब लिया, जैसे अपने खिलौने को भागने से रोकने की जंजीर हो। मैं मजबूर था बेड के किनारे पे लेटने के लिए। एक हाथ उसके नीचे दबा था, जबकि दूसरे हाथ से किसी तरह दवाई की मोटर पकड़े था। इस औरत को देख रहा था, जो मुझे ह्यूमन नींद आने की दवाई और हाथ गरमाने वाला समझती थी। आंखें भर आई, लेकिन आते नहीं थे आंसू। दवाई पीसने की बेचारी सी आवाज एक बार फिर रात के सन्नाटे में गूंज गई। जंग रेजिडेंस की तीसरी मंजिल पे मेरी एकदम हारी सी सांस के साथ यह रात भर चलता रहा। कई दिन यूं ही उसके साथ काम करते और रात में दवाई पीसते बिता। एक अजीब सा सुकून जंग रेजिडेंस की तीसरी मंजिल में आ गया। नौकरों को हैरानी से पता चला वो मूडी यंग लेडी के गुस्से की आदत पिछले कुछ दिनों में बहुत कम हो गई थी, और मैं जो यह सब पॉसिबल बनाया। मेरा ट्रीटमेंट भी जंग घर में क्लियरली बेहतर हो गया था। रसोई मेरी पसंद के डोंग स्टाइल डिजर्ट्स भी बनाने लगी। नौकर देखते ही झुकने लगते। खुद ज़ांग वेनिंग भी कभी कभी अच्छे मूड में होती तो मुझे स्टडी में पढ़ाई के लिए छोड़ देती। बस रिपोर्ट सुनाने वाली ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह नहीं। इन सुकून भरे दिनों का यह ख्याली एहसास मेरी टूटी हुई नर्व्स को थोड़ा अनवाइंड करने देने लगा। मैंने अनजाने ही एक गलत उम्मीद पालना शुरू कर दी। दोपहर की स्टडी। बीनिंग अपनी बड़ी डेस्क के पीछे बैठी थी, काम में लगी थी। मैं एक तरफ सोफे पे बैठा था, नए उबली चाय का प्याला हाथ में, लेकिन नजर बार बार उसकी तरफ खिंची जाती थी। हाल ही में ज़ांग वेनिंग मेरे साथ इतनी ज्यादा सब्र से था। अगर मैं थोड़ा भारी कदम रखता या पेज पलटने में थोड़ा ज्यादा आवाज होती, वह बस एक हल्की नजर डाल देती। गुस्सा कभी नहीं किया। इससे मेरा दिमाग एक खतरनाक सवाल सोचने लगा। मेरे साथ उसकी हदें कहाँ हैं? क्या यह इसलिए कि मेरी आवाज और खुशबू सच में यूनिक है, या फिर यह कि जैसे उसने उस रात आईओयू जलाया, क्या वह धीरे धीरे मुझे एक इंसान समझने लगी है? थोड़ा सा ही सही। अगर पहला है तो मैं सिर्फ एक टूल हूं, लेकिन अगर दूसरा है तो शायद मेरे पास कुछ बार्गेनिंग का मौका है। मैंने आंखें झुकाईं, हाथ में भारा ग्लास देखा। एक बार आजमाते हैं। यह एक जुआ था। खड़ा हुआ, प्याला लेके उसकी डेस्क की तरफ चला। मिस जांग, आपका पानी ठंडा हो गया, नया ला देता हूं। जांग वेनिंग ने नजर नहीं उठाई। वह साइन करती रही। एक आराम से हल्की सी हमिंग में जवाब दिया। मैंने उसके हाथ से प्याला उठाया, पास के वाटर डिस्पेंसर की तरफ गया और पानी भरा। पानी की आवाज बिल्कुल साफ थी, सब बिल्कुल ठीक था। प्याला भर के टेबल की तरफ वापस आया। जिस पल प्याला रखने लगा, मेरी उंगलियां थोड़ी सी ढीली हो गई। जरा सा ग्लास का भारी तला उस सख्ते काले वॉलनट की टेबल टॉप पे भारी धड़ से गिरा। अंदर का पानी भी छलक गया। कुछ बूंदें उस डॉक्यूमेंट पे गई जो ज़ांग वेनिंग ने अभी साइन किया था। जैसे वक्त उसी पल रुक गया था। मेरा दिल सीधा गले में आ गया। मेरी उंगलियां कपड़े का कोना दबा के बैठी थी। सांस रोकी, औरत का रिएक्शन देखता रहा। 1 सेकंड, 2 सेकंड। ज़ांग वेनिंग ने धीरे धीरे सर उठाया। उन ठंडी फीनिक्स सी आंखों में वह गुस्सा नहीं था जो मैं सोच रहा था, ना वह माफी थी जो मैं उम्मीद कर रहा था। सिर्फ एक छेड़ने वाली बर्फ जैसी सादगी थी। वह नजर बिल्कुल चीरता था। मेरी रीढ़ की हड्डी ठिठर गई। एक जंगल के जानवर के निशाने में आने का डरा एकदम पूरे बदन में दौड़ गया। ज़ांग वेनिंग ने ब्रश नीचे रखा और पीछे झुक गई। कुर्सी में आराम से हाथ फिसल गया। मुझे गिलानत निहगला। कोई ऑप्शन नहीं था, बुलेट खानी ही थी। माफी। ठीक से पकड़ा नहीं। ज़ांग वेनिंग एक हल्की सी हंसी हंसी, लेकिन हंसी आंखों तक नहीं आई। आंखों में एक ठंडी ठिठुराने वाली सर्द थी जो मेरी रीढ़ में तरफ से घुस गई। बस इतना। गो यनलिन, क्या तुझे लगता है मैं तेरी बड़ी मेहरबान रही हूं? मेरा बदन ठिठर गया। पीछे हटने का मन था सीधा। मिस जांग, गलती से हुआ, मैं चाहता नहीं था। यस। उसके 2 छोटे लफ्जों ने मेरी फालतू एक्सप्लेनेशन काट दी। सीधा नहीं कहना चाहता। बात पहुंच गई। ज़ांग वेनिंग की आंखें तंग हो गईं।
सब्र खत्म हो गया था। अचानक हाथ बढ़ाया और मेरी कलाई पकड़ ली। मैं बैलेंस खो के आगे लुढ़का। अगला पल आया और दुनिया घूम गई और यूं ही मैं सीधा उसके बाहों में खींच लिया गया। एक पल में दोनों के बीच का फासला खत्म था। मिस जांग, यह क्या कर रही हैं आप? जांग वेनिंग ने दूसरा हाथ उठाया। उसकी इंडेक्स फिंगर धीरे से मेरे होंठों पे रख दी। चुप! उसने सर झुकाया। उसकी नाक बीच में मेरी नाक से टकराने ही वाली थी। गु यनलिन अपनी यह छोटी सी चालें बंद कर क्या टेस्ट कर रहा था? यह देखना चाहता था कि मैं सच में तुझे हाथ लगाऊंगी या नहीं, या यह देखना चाहता था कि क्या तुम इस पिंजरे को उलटा कर सकते हो? नहीं, तूने वह प्याला जानबूझकर छोड़ा था। अभी देखना चाहता था कि मैं कुछ करूंगी या नहीं। थोड़ी सी आवाज पर पकड़े जाने की शर्म और डर मेरा बदन कांपने लगा। जांग वेनिंग की आंखों में एक हिंसक मजेदार चमक आई। वह अचानक मुझे कान के पास आ गई। गु यनलिन, याद रख, मैं ही वह हूं जो तुझे तरफदारी करता हूं। तुझे इस मना जगह में खुल के घूमने देता हूं, इसलिए कि तू अच्छी बच्ची है। तू मेरी छोटी सी परेशान है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू मेरे सर पे चढ़ सके और मुझे पांव तले रौंदे। पहली और आखिरी बार, दोबारा नहीं होना चाहिए। जांग वेनिंग का लहजा एकदम बर्फ जैसा हो गया। आवाज में हड्डी तक घुसती ठंड थी। अगर तू फिर कभी जानबूझकर आवाज करके मुझे परेशान करने की कोशिश की। जांग फैमिली के बेसमेंट में एक कमरा है जो एकदम साउंड प्रूफ है। वहां ना रोशनी है ना आवाज, हवा भी मर गई है और मैं तुझे वहां बंद कर दूंगी। वहां चाहे अपना गला फाड़ के चिल्ला, एक भी आवाज बाहर नहीं आएगी और फिर तू अपनी जिंदगी में कभी भी आवाज नहीं निकाल पाएगा। मेरा चेहरा एकदम सफेद पड़ गया जब उसने देखा कि मेरी आंखों में आंसू आए। हैरानी की बात यह थी कि जांग वेनिंग की वो झर भरी आंख थोड़ी सी नरम हो गई। जब तक तू सीधा रहे, मेरी दवाई बनता रहे, ऐसी जगह तेरी नहीं होगी, समझे? समझ गया। एक शुक्रिया भरी सी मुस्कान जांग वेनिंग के होठों के कोने में आई। उसने सर झुकाया और एक हल्की सी किस मेरी गीली आंखों पे रख दी। शाबाश, अच्छी बात है कि समझ गया। अब टेबल साफ कर। और ये, उसने उस भीगे डॉक्यूमेंट की तरफ इशारा किया जो पानी से खराब हो गया था। यह दोबारा पढ़। मैं जल्दी से टेबल के पानी के धब्बे साफ करने लगा। हाथ अभी भी कांप रहे थे। उस पल मेरी आंख खुली पूरी। अमान और चैन की जिंदगी का ख्वाब। बहुत सारी बकवास थी। जितना भी प्यारा और मीठा कुत्ता था, यह सब एक झूठ था। खूंखार कुत्ता हमेशा खूंखार ही रहेगा, चाहे कभी कभी दम हिलाए भी, लेकिन इंसान खाने की फितरत कभी नहीं बदलेगी। यह एक वार्निंग थी। उस वाकये के 3 दिन बाद मैं साफ फील कर सकता था जांग वेनिंग के आसपास की हवा का बदलाव, या फिर सीधा बोलूं, सबका मुझसे रिश्ता एकदम बदल गया था। पहले नौकर मुझे तरस की नजर से देखते थे, लेकिन अब वह नजर इज्जत में बदल गई और थोड़ी सी खुशामद भी। मिस्टर गु, यह ऑस्मांथस की मिठाई अभी रसोई में बनी है। कमाल का। यंग लेडी ने बताया था आपको मीठा पसंद है। मैंने ताजे ऑस्मांथस के फूलों से बनाई है। जांगनन रीजन से खास मंगवाए थे। मिस्टर गु, आपकी जड़ी बूटियां सूख गई हैं। क्या मैं एक जार में रख दूं? मैं सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। रास्ते में जो भी नौकर मिला, सबने झुक के सलाम किया। वह तो मुझे सिरतोप पे बिठाना चाहते थे और इसका एक सीधा रीजन भी था। पिछले कुछ दिनों में सबने एक मजबूत रूल निकाला था बचने का। जब तक मैं उस मूडी जिंदा जहन्नुम के पास रहता, यह वैसे था जैसे शेर के दांत निकाल लिए हों। मेरी मौजूदगी में बचने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते, और वह जो सिर्फ जांग युएन की आग बुझा सके और जो पूरी फैमिली को जिंदा रख सके, वह मैं था। लिविंग रूम के सोफे पे बैठा था, एक मेडिकल बुक पलट रहा था। बूढ़ा बटलर जल्दी से आया। चेहरे पर बेचैन था वह। मिस्टर गु, स्टडी में चले जाइए प्लीज। मैं संभलता हुआ उसे देख रहा था। क्या हुआ? बटलर ने अपना पसीना पोंछा, ऊपर की तरफ देखा, अभी भी हिला हुआ था। साउथ ब्रांच का हेड आया हुआ है। उसने बहुत बड़ी गलती की। 300 करोड़ का बैड डेट हुआ है। यंग लेडी बिल्कुल आग बार रही है। एक पूरा टी सेट अभी अभी तोड़ दिया उसने। जिम्मेदार बंदा अंदर घुटने टोक के बैठा हुआ है। बाहर कैरी आउट किया जाएगा कुछ ही देर में। मैंने मुंह बना लिया। यह मिस जांग का काम है, मेरा वहीं जाना ठीक नहीं लगता। होगा क्या? वह हमेशा इतना सख्त और मुस्कुराते नहीं। वह बटलर जिसका चेहरा हमेशा एक जैसी टाइटनेस में था, लेकिन अब वह मुझसे डीप बॉव कर रहा था। मिस्टर गु, आपके पांव पकड़ रहा हूं। अंदर के जिम्मेदार के अलावा ग्रुप के कई टॉप एग्जीक्यूटिव्स भी अंदर हैं। अगर यंग लेडी फिजिकल हो गई तो कुछ भी हो सकता है। अभी सिर्फ आप अंदर जा सकते हो, चाहे एक प्याली चाय ही लेकर जाओ।
यंग लेडी का गुस्सा आधा तो कम हो जाएगा। मैंने बटलर के सफेद होते बालों को देखा और ऊपर से गुस्से वाली चीखों की हल्की आवाज। आखिर कोई ऑप्शन नहीं था। एक थकी सी सांस छोड़ी। ठीक है, उठ के रसोई में गया और ताजा उबली चाय का प्याला लिया। स्टडी का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। मैं दरवाजे तक पहुंचा ही था कि अंदर से एक हिंसक और तीखा स्कोन सुना। 300। इसे समंदर में फेंक दो। अच्छा होगा, कम से कम अच्छी आवाज तो आएगी। जा जुआ खेल, तेरी तो मरने की ख्वाहिश है। पोर्सलन की तीखी टूटने की आवाज गूंज गई। जमीन पे घुटने टोका हुआ अधेड़ उम्र आदमी पत्ते की तरह कांप रहा था। उसका माथा पोर्सलन के टुकड़ों पे लग गया। खून चेहरे पर बह रहा था, लेकिन अपनी जान मांगने के लफ्ज भी नहीं निकल रहे थे। कमरे में जो तनाव था उसे कांटे से भी कट जाता। वहां खड़े एग्जीक्यूटिव्स सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और इस घोंटा देने वाली खामोशी के बीच दो बहुत हल्की सी दस्तक सुनाई दी। सब एक झटके से उछल गए, लेकिन एग्जीक्यूटिव कुर्सी में बैठी औरत डांग वानिंग, जो हिंसक ऑरा छोड़ रही थी, उसने आवाज सुनी और उसकी भौं का कोना बहुत ही हल्का सा कांपा। उसकी ठंडी नजर दरवाजे की तरफ घूमी। मैं एक ट्रे लेके चला आया और सीधा डेस्क तक गया और धीरे से जिनसेंग चाय उसके हाथ के पास रख दी। मिस जांग, प्लीज चाय पीजिए और थोड़ी ठंडक लीजिए। सबने सांस रोकी। यंग लेडी का ब्लास्ट होना तो अब तय लग रहा था। फिर एक करिश्मा हुआ। डांग वार्निंग का पहले से तना हुआ जादू। जैसे ही उसने मेरी ऊपर की जानी पहचानी खुशबू पकड़ी, डीले पड़ गए। उसे बाहर फेंको। रूल्स के मुताबिक एक हाथ तोड़ो, पुलिस के हवाले करो। जमीन पे था वह बंदा, जैसे उसे माफी की पर्ची मिल गई हो। एक हाथ जाने की कीमत पर भी, लेकिन जान तो बचेगी। शुक्रिया प्रेसिडेंट जंग, शुक्रिया प्रेसिडेंट जंग। एग्जीक्यूटिव्स भी वापस हट गए, जैसे डूबता हुआ सैलाब। जाने से पहले सबने एक बार मेरी तरफ चोरी से नजर डाली। उनकी आंखों में शुक्राना भर गया था, जैसे मैं कोई वाली था जिसने उन्हें जिंदा जहन्नुम से बचाया। स्टडी फिर अपनी खामोशी में लौट आई। जंग वार्निंग ने चाय का एक घूंट लिया, हाथ बढ़ाया और जैसे उसने हमेशा किया, धीरे से मेरी वह उंगलियां पकड़ी जो मेरे पास लटकी थी। बटलर ने भेजा, सोचा आपको प्यास लगी होगी। जंग वार्निंग ने एक हल्की सी हंसी ली। उसने मेरी छोटी सी चाल को पकड़ा नहीं, उसने चाय का प्याला नीचे रख दिया, खड़ी हुई और अपने थोड़े बिखरे बालों को स्मूथ किया। अच्छा, वहां खड़ी घूरती मत रह, जा कपड़े बदल, मुझे बाहर जाना है। जंग वार्निंग ड्रेसिंग टेबल की तरफ चली। उसने एक नागिन मोतियों के इयररिंग्स उठाए, लेकिन खुद नहीं पहने। उलटा मिरर में से मुझे देखा। उसकी ठंडी नजर पीछे से मुझ पर टिकी थी। उसने घूमते हुए थोड़ी सी टेढ़ी दी, गर्दन की ठंडी पेल लकीर खुली। उसकी अदा ऐसी थी जैसे खुद बादशाह हो और कोई हक से ज्यादा की उम्मीद नहीं। कहाँ खो गई? ये इयररिंग पहन मुझे एक हल्का कांपना दिख रहा था, लेकिन उसकी कोई जवाब नहीं वाली नजर देख के आने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हम बहुत पास आ गए। उसकी सांस की गर्माई फील हो रही थी और जंग वार्निंग, उसने मेरे ऊपर देखा। उसकी नजर बेखौफ मेरे ध्यान भरी आंखों और भौहों पे पड़ी। उसका हाथ हल्के से मेरी कमर पे टिका। लो हो जा। मैंने इयररिंग पहन दी, थोड़ा पीछे हटने की कोशिश की, थोड़ा फासला बनाने के लिए, लेकिन जंग वार्निंग ने मेरी कमर पकड़ ली, हटने नहीं दिया। जा ऊपर से कोट ले, यह कह के उसने छोड़ दिया। वह घूमी और रैक से अपना कोट उठाया और एक ऐसी बात बोली जो मेरा दिल रोकने को काफी थी। मेरे साथ चल। कहां? मैं तुझे एक इवेंट पे ले जा रही हूं। जंग वार्निंग दरवाजे पे रोशनी और साए के खेल में खड़ी थी। कलाई पे बुधा माला घुमाती रही। इतने दिनों से छुप के बैठा था। अगर वह बाहर वाले लोग अभी भी नहीं समझे तो जंग गार्डन की यह दहलीज आने वालों की आहट से घिस जाएगी। रात के 8 बजे, रात स्याही जैसी अंधी। बाद में लैंटिंग गाड़ी रुकी और बॉडीगार्ड ने इज्जत से गाड़ी का दरवाजा खोला। जंग वार्निंग गाड़ी से निकली, लेकिन सीधा नहीं गई। वह दरवाजे के पास रुकी, थोड़ी सी एक तरफ झुकी, एक तरफ एक हाथ टिकी और मैं गाड़ी से निकला। जंग वार्निंग ने देखा कि मैं आकर थोड़ा कांप गया था और कान सिकोड़े। ठंड लग रही है? नहीं, डर लग रहा है थोड़ा। यहाँ का माहौल बहुत दबाने वाला है। काले कपड़े में बॉडीगार्ड्स हर तरफ। दरवाजे पर खड़े कारिंदे भी ढूके खड़े थे, नजर उठाने की हिम्मत नहीं। हवा में एक अनाही सी गंभीर और सख्त एटमॉस्फेयर थी। क्या डरता है? मैं हूं ना। इस पूरे शहर में कोई नहीं जो मुझे हाथ लगाने की हिम्मत करे। आगे बात करो। उसने मेरा बाजू थाम लिया और सीधा मैं दरवाजे की तरफ